हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फाइनल किक बाय सीए प्रतीक जगाती। मैं सीए खुर्शीद अंसारी। आज आपको टीडीएस पढ़ाने जा रहा हूं। ओके, ये जो पढ़ाई होने वाला है बहुत ही अच्छे से होने वाला है, बहुत ही डिटेल में होने वाला है। यहाँ पे जो भी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा इस वे में पढ़ाऊंगा ना कि भले ही आप ये पहली बार पढ़ रहे हो देन टू आप ये समझ जाओगे कि क्या है। भले ये रिविजनरी वीडियो है फिर भी आपको हर चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है। और मैं एक बात बता दूं, जो यहाँ पे मैं रिविजनरी नोट्स यूज कर रहा हूँ ना, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, सर के टेलीग्राम चैनल पे डाल करके रखे हैं। तो आप वहां पे भी जाइए, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए सो दैट आपको ये नोट्स मिल सके और जो दूसरे भी अपडेट्स है वो आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चीजों को बहुत ही अच्छे से समझते जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे ये जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा वो तो ठीक है, साथ ही साथ आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी करा दूंगा मॉड्यूल के, और इस टॉपिक में तो सभी क्वेश्चन को हम कवर करने वाले हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और चीजों को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहला, ये जो टीडीएस रहता है, टीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखो, टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सो टैक्स डिडक्टेड मतलब टैक्स को काट लेना है, और सोर्स मतलब क्या? जो असेसी का इनकम का सोर्स है ना, जो असेसी का इनकम का जरिया है ना, जहां से असेसी इनकम कमा रहा है, वो जड़ पे ही टैक्स काट लो। मतलब क्या? असेसी के हाथ में इनकम ही मत आने दो और उसके पहले उस पर टैक्स काट लो। ठीक है, ये टैक्स क्या है? तो टैक्स अगर जो मैं ऊपर से बात करूं ना बहुत, ठीक है, बर्ड आई व्यू लेकर के, तो टैक्स एक मैकेनिज्म है, एक ऐसा प्रोसीजर है ना ये टीडीएस, कि जिसके थ्रू क्या करता है गवर्नमेंट मालूम है? हमारे से टैक्स कलेक्ट कर लेता है गवर्नमेंट इन एडवांस। समझ रहे बात को आप? ठीक है, अभी देखो यहां पे सोर्स का मतलब क्या होगा? सो इनकम ऑफ द असेसी। तो इनकम ऑफ द असेसी पे यहां पे टैक्स लग जाता है, ठीक है ना, टीडीएस लग जाता है। आगे बढ़ते हैं और इस एग्जाम्पल को समझते हैं। ये जैसे ही एग्जाम्पल खत्म होगा आपको टीडीएस का बहुत ही अच्छा नॉलेज आ जाएगा। ठीक है, तो कम से कम ये एग्जाम्पल तो आप देख करके ही जाओ, यहाँ पे आए हो तो देखो यहाँ पे मिस्टर एक्स है एक साइड और दूसरी साइड ये एबीसी कंपनी है। ये जो मिस्टर एक्स है ना वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। सो बिकॉज ऑफ दैट ये प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करते हैं एबीसी कंपनी को। ओके, और इसके लिए फीस चार्ज करते हैं पर मंथ 1 लाख रुपया। अप्रैल मंथ में जो उन्होंने सर्विस प्रोवाइड किया, वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इन्होंने 1 लाख रुपया चार्ज किया। अभी देखिए, अब ये जो एबीसी कंपनी है वो 1 लाख रुपया पेमेंट कर रही थी मिस्टर एक्स को। जैसे ही पेमेंट कर रही थी ना, गवर्नमेंट आ गया बीच में, बोला ए एबीसी कंपनी रुको, जो आप 1 लाख रुपया ये पेमेंट कर रहे हो मिस्टर एक्स को, इस पे हमने टीडीएस लगा करके रखा है। जाओ आप सेक्शन 194 जे पढ़ के आओ, वहां पे क्या लिखा है कि जब भी आप प्रोफेशनल फीस किसी को पे करो ना, तो वो पेमेंट पे आपको 10% टीडीएस काट लेना है। ठीक है, तो क्योंकि यहां पे आप प्रोफेशनल फीस का पेमेंट कर रहे हो, एक काम करो, ये जो 1 लाख रुपया है ना, पूरा 1 लाख रुपया मिस्टर एक्स को नहीं पेमेंट करो आप, 1 लाख में से 10% काट लो। तो 1 लाख का 10% 10,000 होगा, तो 10,000 आप काट लो, और जो रिमेनिंग बचा है ना 90,000, वो मिस्टर एक्स को आप पेमेंट कर दो। ओके, देखो अब ये जो एबीसी कंपनी है ना, वो गवर्नमेंट से पूछ रही है, साहब जो हमने ये 10,000 रुपया काट लिया, इसका करें क्या हम? तो देखो गवर्नमेंट क्या बोलती है, देखो आप ये किसके नाम पे काटे हो? तो मिस्टर एक्स के नाम पे काटे हो। तो एक काम करो ना, गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दो मिस्टर एक्स के नाम पे कि हमने मिस्टर एक्स का इतना टीडीएस काटा था, ये लीजिए आप गवर्नमेंट रख लीजिए। ओके, ये जो डिपॉजिट है ये कब तक करना रहता है? तो जिस महीने में आपने टीडीएस काटा, वो महीना खत्म होने के बाद जब भी अगला महीना आएगा ना, तो अगला महीना में 7 तारीख तक ये आपको टीडीएस का डिपॉजिट कर देना रहता है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ये पूरा टीडीएस का मैकेनिज्म है। ठीक है ना, अब यहां पे देखो, ये जो मिस्टर एक्स है, ठीक है, क्योंकि इनको पैसा मिल रहा है तो ये पे ही हो गए। ओके, एबीसी कंपनी क्योंकि पैसा दे रहा है तो ये पेयर हो गया। ओके, क्योंकि जो एबीसी कंपनी है टीडीएस को डिडक्ट कर रहा है तो ये डिडक्टर हो गया। दूसरी साइड ये जो मिस्टर एक्स हैं, क्योंकि उनका टीडीएस कट रहा है तो ये डिडक्टी हो गए। बात समझ में आया रहेगा आपको? ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां पे आप देखोगे ना, हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि गवर्नमेंट ये टीडीएस का जो मैकेनिज्म लाई वो क्यों लाई। ओके, तो जो टीडीएस का मैकेनिज्म गवर्नमेंट का लाने का मकसद क्या था, उद्देश्य क्या था, ये समझ रहे हैं हम। ठीक है, तो देखो नॉर्मली हमने इनकम टैक्स में क्या पढ़ा है? तो हमने ये पढ़ा है कि जो इनकम होता है वो प्रीवियस ईयर में अर्न होता है,
और उसका हम जो टैक्स पे करते हैं असेसमेंट ईयर में करते हैं। लेकिन टीडीएस में ऐसा नहीं होता है साहब। टीडीएस में क्या होता है, जिस प्रीवियस ईयर में आप इनकम अर्न करते हो ना, उसी प्रीवियस ईयर में टैक्स लग जाता है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, गवर्नमेंट ऐसा क्यों की, ये जो टीडीएस का मैकेनिज्म था वो क्यों लाया गया, तो इसके पीछे तो बहुत सारे कारण थे, लेकिन जो 3 मेन कारण थे ना वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ओके, तो देखो क्या क्या कारण है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है ना वो है टू ब्रिंग द ईज इन टैक्स कलेक्शन। ये टीडीएस के थ्रू क्या होता है, जो गवर्नमेंट है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इजीली हमसे टैक्स कलेक्ट कर पाती है। ठीक है, अभी हमारे एग्जांपल में ही देखो ना, अगर जो यहां से एबीसी कंपनी मिस्टर एक्स को पैसा दे दिए रहते तो फिर तो एक्स तो ऐसा होता है, अरे यार अभी तो मेरे को पैसा मिल गया है, तो अभी पैसा मिल गया तो किसी को पैसा देना अच्छा नहीं लगता ना, अपने पास से पैसा जाए तो मिस्टर एक्स क्या करते हैं ना, हजारों तरीके ढूंढते कि इस तरह से टैक्स चुरा लो, उस तरह से टैक्स चुरा लो। तो ऐसा ना हो तो क्या किया गया, यहाँ पे टीडीएस का प्रोविजन लगा दिया गया, तो तुम्हारे हाथ में जब तक इनकम आएगा ना उसके पहले ही तुम्हारा टैक्स कट गया रहेगा। ओके, ये तो पहला बात हो गया। दूसरा, टू ट्रेस द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द टैक्स पेयर सो दैट टैक्स इवेजन कैन बी अवॉइडेड। ये पॉइंट क्या बोलना चाहता है, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यहां पे एबीसी कंपनी ने मिस्टर एक्स का टैक्स काटा, टीडीएस काटा, और इसको गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दिया मिस्टर एक्स के नाम पे। ठीक है, तो अब आप ये बताओ, क्या मिस्टर एक्स वो पीछे हट सकते हैं, मुकर सकते हैं कि मेरे को तो एबीसी कंपनी से इनकम ही नहीं हुआ है? नहीं हट सकते। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलेगी, अगर जो आपका इनकम नहीं हुआ रहता तो ये जो एबीसी कंपनी है आपके लिए टीडीएस क्यों काटा रहता और हमको गवर्नमेंट को पे किया रहता, बताओ आप। ठीक है, तो गवर्नमेंट को टीडीएस के थ्रू क्या होता है ना साहब, हमारे सोर्स ऑफ इनकम समझ में आ जाते हैं कि एज अ असेसी हम कहां से कमा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक रीजन है क्यों गवर्नमेंट हमसे टीडीएस लेती है। और जो तीसरा रीजन है वो क्या है मालूम है, देखो हर साल गवर्नमेंट ना अपना एक बजट लेकर के आती है फैब में, और वो बजट में क्या बोलती है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि जो आने वाला प्रीवियस ईयर है या फिनेंशियल ईयर है, उस ईयर में हमारा कितना खर्चा होने वाला है, और वो खर्चे के लिए टैक्स रेट हर साल गवर्नमेंट अलग अलग लेकर के आती है, और इसीलिए तो हर साल टैक्स रेट बदलते रहते हैं, जितना गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है अकॉर्डिंगली टैक्स रेट बदलते रहता है। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, देखो हमको जो खर्चा करना है वो भी तो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही करना है। सो बिकॉज ऑफ दैट हम साल के अंत होने का स्टार्ट नहीं कर सकते कि एक बार प्रीवियस ईयर खत्म होएगा उसके बाद से असेसमेंट ईयर में आपसे टैक्स लेंगे, तब तो बहुत लेट हो जाएगा। तो ऐसा ना हो तो गवर्नमेंट क्या करती है, टीडीएस हमसे कलेक्ट कर लेती है। तो ये जो 3 मेन रीजन होता है टैक्स को कलेक्ट करने का, टीडीएस को कलेक्ट करने का, क्या क्या है, तो एक तो अपना इजी हो टैक्स कलेक्शन में। ठीक है, दूसरा क्या हो, हमको या गवर्नमेंट को सोर्स ऑफ इनकम मालूम पड़ सके किसी का, एंड देन जो तीसरा है गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर को फंड करना है, तो बिकॉज ऑफ दैट गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, तो ये रीजन होता है। ओके, अभी जो हमारा ऊपर एग्जाम्पल था ना उसको आगे कंटिन्यू करते हैं और भी चीजों को समझते हैं। तो देखो किसी भी टैक्सेशन लॉ को आप पढ़ोगे ना साहब, आपको 2 चीजें देखने को मिलेंगी। गवर्नमेंट ना हमसे 2 चीजें मांगती है। गवर्नमेंट क्या बोलती है, आप मेरे को पैसा दे दो ना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पेमेंट ऑफ टैक्स। उसके बाद से गवर्नमेंट फिर हमसे मांगती है, मालूम है क्या बोलती है, कि आपने पैसा दिया तो ठीक है साहब, ये आपने पैसे का कैसे कैलकुलेशन किया वो भी तो बता दो। ठीक है, मतलब समझ लो यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल में जो 10,000 टैक्स कटा था, टीडीएस कटा था, तो सबसे पहले गवर्नमेंट टीडीएस ले लिया एबीसी कंपनी से। अभी एबीसी कंपनी से ये भी बोलेगी ठीक है ये आपने टीडीएस काटा, ठीक है, ये आपने कैलकुलेट कैसे किया वो बताओ। तो एबीसी कंपनी बताएगी कि मैंने मिस्टर एक्स से सर्विस ली और सर्विस 1 लाख का लिया, तो उस पे से 10% अपना 194J में टीडीएस बनता था, तो इस तरह से ये कटा। बात समझ रहे हो। तो किसी भी टैक्सेशन लॉ में गवर्नमेंट हमसे 2 चीजें मांगती है। सबसे पहले तो वो पैसा मांग लेती है, और उसके बाद से क्या करती है, वो इंफॉर्मेशन हमसे मांगती है, जिसको हम रिटर्न फाइलिंग बोलते हैं टैक्सेशन की दुनिया में। ओके, अभी देखो तो यहाँ पे पेमेंट ऑफ टैक्स और दूसरा इंफॉर्मेशन जिसको हम रिटर्न फाइलिंग मानते हैं, ओके, जिसको रिटर्न फाइलिंग बोलते हैं। हमारे एग्जाम्पल में 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ को ये पेमेंट हो गया था टीडीएस का। अभी हम बात करते हैं रिटर्न फाइलिंग के बारे में। तो देखो ये जो रिटर्न फाइलिंग होता है ना टीडीएस में, वो क्वार्टरली होता है। गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आप मुझे टैक्स तो मंथली पेमेंट करो टीडीएस का, लेकिन जो रिटर्न फाइलिंग की बात आती है ना, तो रिटर्न फाइलिंग आप मुझे क्वार्टरली करो, हम 3 महीने का वेट कर लेंगे। ओके, अभी देखो जो एबीसी कंपनी है वो रिटर्न फाइल करेगी क्वार्टरली। अभी वो रिटर्न फाइल करते समय क्या क्या इंफॉर्मेशन देगी, तो सबसे पहला नेम ऑफ द डिडक्टी। नेम ऑफ द डिडक्टी मतलब क्या, किसका किसका उसने टीडीएस काटा,
ठीक है। तो नेम ऑफ द डिडक्टी, यहाँ पे नेम एक हो सकता है मिस्टर एक्स, और ऐसे दूसरे भी नेम हो सकते हैं जिससे एबीसी कंपनी ने सर्विस लिया रहेगा और टैक्स काटा रहेगा। ओके। दूसरा पैन ऑफ द डिडक्टी, देखो ये जो पैन नंबर होता है ना वो इनकम टैक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो इनकम टैक्स में ना हमारा पैन के थ्रू ही पहचान किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, तो एक तो नेम दिया जाएगा और दूसरा पैन नंबर दिया जाएगा, और तीसरा मालूम है नेचर ऑफ पेमेंट, कि जो आपने टीडीएस काटा है कौन से पेमेंट पे काटा है, क्या आपने सैलरी दिया है, क्या आपने रेंट दिया है, क्या आपने इंटरेस्ट दिया है, क्या आपने प्रोफेशनल फीस दिया है और उस पर टीडीएस काटा है। देन कितना अमाउंट आपने पे किया है और उस पर कितना टीडीएस काटा है। ये रिटर्न फाइलिंग में जाएगा जो एबीसी कंपनी है फाइलिंग करेगी वो। देखो ये जो रिटर्न फाइलिंग हुआ, ये रिटर्न फाइलिंग से होने वाला क्या है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ही ये रिटर्न फाइलिंग हुआ, ये रिटर्न फाइलिंग के बेस पे जो पैन नंबर है ना सभी डिडक्टी का, वो पैन नंबर के बेस पे जितना डिडक्टी है ना वो सभी डिडक्टी के नाम पे टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट जनरेट होगा। उसमें लिखा रहेगा कि मिस्टर एक्स मतलब एबीसी कंपनी है, उसने हमारा इतना टीडीएस काट लिया है, ठीक है ना, कौन से पेमेंट पे काटा है टीडीएस। तो इन लोगों का जिसका जिसका टीडीएस कटा है उसको क्रेडिट मिलेगा उतने को, ठीक है। अभी देखो इसको हम क्या कौन से नाम से जानते हैं मालूम है, तो इसको बोला जाता है 26AS। ओके। तो देखो दिस टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट विल बी जनरेटेड सेपरेटली फॉर द ईच पर्सन फ्रॉम होम टीडीएस हैव बीन डिडक्टेड बाय द एबीसी कंपनी। तो जितने लोग का एबीसी कंपनी ने टीडीएस काटा रहेगा उतने लोग का पैन नंबर डाला रहेगा, और बिकॉज ऑफ दैट सभी का क्या हुआ रहेगा, ये 26AS जनरेट हुआ रहेगा या फिर टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट जनरेट हुआ रहेगा। ओके। अभी देखो क्योंकि मिस्टर एक्स ने भी सर्विस दिया है तो उनका भी टीडीएस कटा है तो उनका भी ये 26AS जनरेट हुआ रहेगा। अब ये जो 26AS जनरेट हुआ और जिसमें टीडीएस दिखा, इससे क्या होने वाला है, तो देखो अब साल का अंत आएगा जब जो मिस्टर एक्स है वो रिटर्न फाइलिंग करेंगे। और रिटर्न फाइलिंग कैसे करेंगे देखिए, तो सबसे पहले जो पांचों सोर्स ऑफ इनकम है, ओके, वहां से इनकम लेंगे तो उनका आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। अब ये ग्रॉस टोटल इनकम में से वो क्या करेंगे, जो उनका डिडक्शन है अंडर चैप्टर 6 है उसको माइनस कर लेंगे, तो उसके बाद क्या होएगा, नेट टोटल इनकम आएगा। ओके। और ये नेट टोटल इनकम पे मिस्टर एक्स टैक्स कैलकुलेट करेंगे। और देखो ये जो टैक्स आया ना, गवर्नमेंट बोलेगी आओ मेरे को इतना टैक्स दो, तो मिस्टर एक्स क्या बोलेंगे मालूम है, गवर्नमेंट भले ही आपका इतना टैक्स बन रहा है लेकिन ये मैं पूरा आपको नहीं देने वाला हूं, ये जो टैक्स का हिस्सा है इसमें तो कुछ चीजें तो आपने टीडीएस के थ्रू हमसे कलेक्ट कर लिया था, वो तो इनकम आपने हमारे हाथ में ही नहीं आने दिया था। तो इसके लिए एक काम करो, जो आपका ये टैक्स बन रहा है वो तो ठीक है, उसमें से जो मेरा टैक्स क्रेडिट बना है, जो मेरे टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट में दिख रहा है, उसको आप मुझे माइनस करने दो, ठीक है। तो वो माइनस करने के बाद जो नेट आया उसको कैसे पेमेंट होगा, तो एक तो एडवांस टैक्स के थ्रू पेमेंट होगा, और अगर जो किसी ने हमारा टीसीएस कलेक्ट कर लिया है, क्रेडिट का टीडीएस कलेक्ट किया है, टीसीएस कलेक्ट किया जिसको हम बोलते हैं टीसीएस क्रेडिट, तो उसको भी एडजस्ट करेंगे। और इसके बाद से जो नेट बचेगा ना, वो नेट का हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स के थ्रू पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा था टीडीएस का मैकेनिज्म। आपको ये समझ गया ना, तो बहुत चीजें आपको ऐसे ही समझ जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो हमने ड्यू डेट ऑफ टैक्स पेमेंट की बात किया ना यहाँ पे टीडीएस पेमेंट का, उसको और अच्छे से समझते हैं। तो देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, टैक्स डिडक्टेड ड्यू डेट, अप्रैल से फेब मंथ में जो आप टीडीएस काटते हो उसको अगले महीने में ना 7 तारीख तक आपको जमा करना रहता है। मतलब क्या, अप्रैल में काटा आपने तो उसको 7 मई तक जमा करना पड़ेगा। ओके, दिसंबर में काटा आपने तो जनवरी में 7 तारीख तक आपको जमा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये ड्यू डेट होता है टीडीएस का पेमेंट का। लेकिन जो मार्च मंथ का टीडीएस रहता है ना, मार्च मंथ का गवर्नमेंट क्या बोलती है मालूम है, आपको 7 दिन नहीं हम 30 दिन देंगे। गवर्नमेंट से पूछा गया क्यों भाई, इतना क्यों मेहरबान हो आप हम पे कि आप 30 दिन दे रहे हो, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है मालूम है, गवर्नमेंट ये बोलती है देखो ये जो मार्च का महीना होता है ना, ये एडजस्टमेंट का महीना होता है। मतलब क्या, जो आपने 11 महीने में गलतियां किए रहते हो उसको सुधारने का महीना मार्च महीना है, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर का लास्ट महीना होता है। इसीलिए गवर्नमेंट हमको एक महीना यहाँ पे देती है कि भाई तुम 1 महीना कैलकुलेशन करो, अपने सीए के साथ बैठो और देखो किसका, कोई ऐसा तो नहीं है जिसका तुमने टीडीएस ही नहीं काटा, या फिर कोई ऐसा तो नहीं है कि जिसका तुमने टीडीएस तो काटा लेकिन लोअर रेट से काटा,
तो वो सब चीजें आप देखो और अच्छे से कैलकुलेशन करके जो फाइनल अमाउंट आता है ना उसको आप मेरे को भरो, ठीक है। तो क्योंकि ये चीजें करने में टाइम जाता है तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या बोलती है कि जो मार्च महीने का पेमेंट का ड्यू डेट है ना वो यहाँ पे 7 दिन के बजाय आपको 30 दिन मिलेगा, और बिकॉज ऑफ दैट 30 अप्रैल ड्यू डेट बन जाता है, ठीक है। बात आपको समझा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर जो मैं बात करूँ सेक्शन 194IA, 194IB एंड देन 194M, तो उस केस में जो ये टीडीएस डिपॉजिट किया जाता है ना 30 दिन में किया जाता है फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच टीडीएस डिडक्टेड। मालूम है क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे जो सेक्शन के ये जो सेक्शन है ना यहाँ पे जिसके ऊपर ऑब्लिगेशन लादा गया है वो मालूम है वो इंडिविजुअल है, और वो भी ऐसे इंडिविजुअल जो बिजनेस नहीं करते। सो बिकॉज ऑफ दैट गवर्नमेंट ने इतना इन लोगों को छूट दिया कि भाई जब भी मंथ एंड होगा तो उसके 30 दिन तक आप पेमेंट कर सकते हो टीडीएस का, ओके। और देखो यहाँ पे ना रिटर्न फाइलिंग भी साथ में ही हो जाता है। जब ये सेक्शन में पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया, गवर्नमेंट ने हमसे पैसा मांग लिया। अब बात करते हैं गवर्नमेंट ने हमसे इंफॉर्मेशन मांग लिया उसके बारे में जिसको हम रिटर्न फाइलिंग के नाम से जानते हैं। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, क्वार्टर इंडेड एंड द ड्यू डेट। तो देखो यहाँ पे ड्यू डेट बहुत ही आसान है इसको याद करना। तो जो क्वार्टर इंड होगा ना उसके बाद से जो अगला महीना आएगा वो महीने में आपको लास्ट दिन तक टीडीएस का रिटर्न फाइलिंग कर देना है, ओके। तो देखते हैं यहाँ पे क्वार्टर इंडेड एंड द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। तो यहाँ पे जो अप्रैल से जून तक का क्वार्टर है उसका रिटर्न फाइलिंग कभी होगा? 31 जुलाई को होगा, ओके। उसके बाद से जो जुलाई से सितंबर तक का क्वार्टर है उसका रिटर्न फाइलिंग कभी होगा? 31 अक्टूबर को होगा, ओके। और जो अक्टूबर से दिसंबर तक का क्वार्टर है उसका रिटर्न फाइलिंग कभी होगा? तो 31 जैन तक होगा, ओके। अभी देखो जो हमारा लास्ट क्वार्टर है जैन से मार्च वाला, तो देखो इसमें भी तो मार्च मंथ आया तो यहाँ पे भी तो एडजस्टमेंट करने वाली बात आई। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट करने के लिए टाइम चाहिए, तो गवर्नमेंट क्या करती है मालूम है, 1 महीना हमको एक्स्ट्रा दे देती है, इसीलिए 31 मई यहाँ पे ड्यू डेट आता है, ठीक है। अगर जो कोई एसएससी है जो ड्यू डेट पे टीडीएस का ये रिटर्न फाइलिंग नहीं करता है तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा 200 रुपया एज अ पेनल्टी पर डे, ओके। आगे बढ़ते हैं। अभी देखो ये जो हमने टीडीएस का प्रोविजन पढ़ा, टीडीएस के प्रोविजन से गवर्नमेंट को फायदा है, गवर्नमेंट हमसे टैक्स कलेक्ट कर ले रही है, गवर्नमेंट और क्या कर पा रही है, गवर्नमेंट हमारे इनकम के सोर्स को देख पा रही है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया मालूम है, कुछ हथकंडे अपनाए, ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या हुए, टैक्स कलेक्शन में आसानी बनी रहे, मतलब टीडीएस का प्रोविजन है ना लोग अच्छे से फॉलो करें। तो यहाँ पे क्या किया गवर्नमेंट ने मालूम है, बहुत सारे पेनल्टी लाद दिए। अगर जो तुम कुछ गलती करोगे तो तुमको कुछ ना कुछ पेनल्टी भरना पड़ेगा, ओके। तो समझते हैं, 1 मिनट में पानी पी लूं। सो देखो गवर्नमेंट ने ये सभी प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया सो दैट जो टीडीएस मैकेनिज्म है ना वो प्रॉपरली चल सके। तो इसमें क्या क्या है देखते हैं। तो जो सबसे पहला है ना, एक्सपेंसेस शुड बी डिसअलाउड इफ टीडीएस इज नॉट डिडक्टेड और डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। मतलब क्या, ये बोल रहा है कि जो पेयर है जो पेमेंट कर रहा है और उस पर टीडीएस अप्लीकेबल था लेकिन तुमने टीडीएस काटा नहीं, कब तक नहीं काटा, तो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग जो सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 में आता है, तुमने तब तक नहीं टीडीएस काटा या फिर काट के गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं किया, तो इस केस में जो तुम्हारा एक्सपेंस है ना जिसका तुम टीडीएस काटने वाले थे, अगर जो वो रेसिडेंट रहा देन इन दैट केस 30% डिसअलाउड, और अगर जो वो नॉन रेसिडेंट रहा तो 100% डिसअलाउड, ओके। और क्या बोलते हैं कि ये एक बार डिसअलाउड हो गया तो हमेशा के लिए डिसअलाउड हो जाएगा क्या? ऐसा भी नहीं है। ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग के बाद आप जिस प्रीवियस ईयर में टीडीएस को काट देते हो और डिपॉजिट कर देते हो गवर्नमेंट को, उस प्रीवियस ईयर में आपका जो रिमेनिंग है ना 30% या 100% वो अलाउड हो जाएगा, ठीक है, एक्सपेंसेस, ओके। अभी बात ये आता है कि यार ये जो परसेंटेज का डिफरेंस है, यहाँ पे रेसिडेंट के केस में 30% और वही नॉन रेसिडेंट के केस में 100%, इतना डिफरेंस क्यों साहब डिसअलावेंसेस का? तो देखो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि ये जो टीडीएस है ये ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम आपसे टैक्स कलेक्ट करते हैं, ओके। तो अगर जो आपने रेसिडेंट का टीडीएस नहीं काटा तो वो तो इंडिया में रहेगा, उसको हम कहीं ना कहीं से ढूंढ लेंगे और उससे टैक्स भरवा लेंगे।
लेकिन आपने अगर जो नॉन रेसिडेंट का नहीं भरा टीडीएस, मतलब क्या यार, तो हम वो नॉन रेसिडेंट को कहाँ कहाँ ढूंढने जाएंगे, तो उसमें तो हमको बहुत प्रॉब्लम होगा। तो एक काम करो, जितना भी तुम्हारा एक्सपेंस है ना, वो एक्सपेंस यहाँ पे 100% डिसअलाउड हो जाएगा। बात समझ में आया क्या आपको? ठीक है, ओके। उसके बाद से बस ऐसा है नहीं कि आपका ये एक्सपेंसेस डिसअलाउड होगा। और मैं एक बात बता दूं, ये जो एक्सपेंसेस के बारे में मैं बात कर रहा हूं ना, तो ये बिजनेस एंड प्रोफेशन में मैंने इसको बहुत अच्छे से कवर करके रखा है, जिसका लिंक हमारे ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो वहां से आप जा करके वो बिजनेस एंड प्रोफेशन का रिवीजन भी आप एक बार देख लो, बहुत अच्छे से बताया हूँ। ओके, तो वहां पे ये 30%, 100% वाला और लॉजिकल वे में आपको समझाया है चीजें। ओके, देखो, गवर्नमेंट बस इतना नहीं करेगी कि आपका एक्सपेंसेस डिसअलाउड कर दिया और बात खत्म हो गया। गवर्नमेंट यहाँ पे भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। देखो गवर्नमेंट आगे क्या बोलती है कि पेनल्टी फॉर नॉन डिडक्शन, आपने टीडीएस नहीं काटा तो 1% पर मंथ या फिर पार्ट ऑफ द मंथ आपको ना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कहां से कहां तक? तो फ्रॉम द डेट ऑफ टीडीएस डिडक्टेबल, जिस दिन टीडीएस डिडक्टेबल था और एक्चुअली डिडक्टेड के बीच का जो डिफरेंस रहेगा ना, वो डिफरेंस में आपको 1% पर मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ आपको टीडीएस का पे इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, जो टीडीएस अमाउंट आएगा उस पे। ओके, तो ये कभी था जब आपने टीडीएस नहीं काटा। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो पेयर है उसने टीडीएस तो काट लिया लेकिन गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं किया, तो ये तो बड़ा जुल्म है यार। तो इस समय गवर्नमेंट क्या बोलती है मालूम है? जो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ना, वो 1.5% पर मंथ या फिर पार्ट ऑफ द मंथ आपको लगेगा। और कहां से कहां तक लगेगा? तो फ्रॉम द डेट ऑफ डिडक्शन टू द डेट ऑफ पेमेंट। ओके, तो ये क्या था? ये इंटरेस्ट लगेगा आपके, अगर जो आपने डिडक्ट नहीं किया तो, या फिर डिडक्ट तो कर दिया लेकिन गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं किया तो। ओके, तो ये क्या चल रहा है? तो ये चल रहा है कि गवर्नमेंट चाहती है कि ये जो टीडीएस का प्रोविजन है उसको अच्छे से लोग कंप्लाई करें। तो अगर जो नहीं कंप्लाई करेंगे तो उन लोग को ये सभी कॉन्सिक्वेंसेस से गुजरना पड़ सकता है। ओके, अगला बात, ये बहुत ही लॉजिकल है। गवर्नमेंट क्या बोलती है मालूम है? कोई पेई है जिसका आप टीडीएस काट रहे हो, लेकिन जब ये टीडीएस काट रहे हो ना तो अपना वो पैन नंबर ही नहीं दे रहा है। तो देखो, जब तक वो पैन नंबर नहीं देगा उसका टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट नहीं जनरेट होगा, क्योंकि पैन नंबर तो यूनिक होता है, उसी के बेसिस पे तो जनरेट होता है। और जब तक पैन नंबर जनरेट नहीं होगा, आप ही बताओ, तो टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट नहीं जनरेट होगा। और जब ये टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट नहीं जनरेट होगा तो गवर्नमेंट को तो पता ही नहीं चलेगा ना भाई कि वो कहां कहां से इनकम कमा रहा है। ठीक है, तो इस समय क्या हो सकता है? गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हो सकता है कि उससे टैक्स का कलेक्शन ना हो सके। अभी आप ऐसा सोचते रहोगे लेकिन ठीक है, टीडीएस तो काट ले रही है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। जो टीडीएस का रेट है और जो इनकम टैक्स में रेट है उसमें डिफरेंस होता है। ठीक है, तो बस टीडीएस पे नहीं छोड़ सकती गवर्नमेंट आपको, अदरवाइज क्या होगा? टीडीएस तो ले लिया लेकिन जो ऊपर का टैक्स बनता था उस पे क्या? तो वहां पे तो एसएससी लेके भाग जाएगा ना वो। तो ऐसा ना हो इसके लिए क्या बोलती है गवर्नमेंट मालूम है? कि अगर जो कोई एसएससी ऐसा है जिसका टीडीएस काटना है, ठीक है, लेकिन वो अपना पैन नंबर नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे टैक्स रेट ना हायर हो जाता है बहुत। देखो टैक्स रेट क्या हो जाता है? रिस्पेक्टिव सेक्शन रेट, टैक्स रेट। तो जो भी यहाँ पे रिस्पेक्टिव सेक्शन में रेट दिया रहेगा ना टीडीएस का, वो ले लेंगे या फिर 20% ले लेंगे और विच एवर इज हायर के रेट से टीडीएस काट देंगे। बात समझ रहे हो? यहाँ पे गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स कलेक्ट करवा ले रही है। क्यों? क्योंकि वो अपना पेन नहीं दे रहा है, और पेन नहीं दे रहा है तो उसको हम ढूंढ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या बोलती है? रुक जाओ, हम तुम्हारे को ना ऐसा टीडीएस में ही बहुत ज्यादा टैक्स ले लेंगे तुमसे। ओके, लेकिन देखो ये जो सेक्शन है ना 194O एंड 194Q, यहाँ पे जो हायर टैक्स रेट है ना टीडीएस का, वो है 5%। क्यों ऐसा? क्योंकि 5% ही वहां पे बहुत ज्यादा हो जाता है। कैसे याद रखोगे? OQ, ठीक है ना, तो यहाँ पे हायर रेट 5% होता है। ओके, तो यहां पे हमारा ना टीडीएस का इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और टीडीएस का ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है टीडीएस रिक्वायरमेंट कभी अराइज होता है, मतलब एज अ पेयर आपको कब टीडीएस काटना है और कौन से महीने खत्म होने के बाद अगले महीने में 7 तक गवर्नमेंट को टीडीएस डिपॉजिट करना है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो क्या बोलता है, जब भी आप पेमेंट करते हो या फिर क्रेडिटिंग द अकाउंट ऑफ द पार्टी, ओके, जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंस बुकिंग, दोनों में से जो इवेंट अर्लियर होगा उस महीने में आपको टीडीएस डिडक्ट कर लेना है और उसके अगले महीने में टीडीएस आपको 7 तक पेमेंट कर देना है। बात समझ में आया? लेकिन ये है ना, इसका एक्सेप्शन है, और ये एक्सेप्शन क्या बोलेगा मालूम है?
जो टीडीएस काटने की बात आएगी वो जब भी आप पेमेंट करोगे ना तभी टीडीएस कटेगा। ओके, नॉर्मली टीडीएस का क्या था, काटने कभी कटेगा तो पेमेंट और क्रेडिटिंग द अकाउंट ऑफ द पार्टी विच एवर इज अर्लियर। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, और ये एक्सेप्शन क्या बोलेंगे भाई, जब भी आप पेमेंट करो ना, पेयर जब भी आप पेमेंट करो तो ही आपको टीडीएस काटना है। ओके, तो कौन कौन से ऐसे पेमेंट्स है, कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस है जिसपे पेमेंट बेसिस पे टीडीएस कटता है, तो देखो इसको आप याद कर सकते हो साइड विकेट करके। ओके, तो साइड विकेट करके वो एक्सपेंसेस है जिसपे टीडीएस पेमेंट बेसिस पे कटता है। तो क्या आता है साइड विकेट में, तो एस से आता है सैलरी, उसके बाद से आई से आता है मैच्योरिटी ऑफ एलआईसी, एंड देन डी से आता है डिविडेंड, और ई से आता है ईपीएफ पेमेंट। ओके, और डब्ल्यू से आता है विनिंग, एंड देन सी से कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी। ओके, तो कॉम्पनसेशन मिलता है ना अपने को कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी पे, वो भी यहाँ पे कवर है। तो इस तरह से आप साइड विकेट करके याद रखते हो। क्या था साइड विकेट से, तो एस से सैलरी, आई से मैच्योरिटी ऑफ एलआईसी, देन डी से डिविडेंड, उसके बाद से ई से ईपीएफ पेमेंट, एंड देन डब्ल्यू से विनिंग, एंड देन सी से कॉम्पनसेशन ऑन द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, अगला पॉइंट ये क्या बोल रहा है, टीडीएस डिडक्टेबल ओनली इफ द अमाउंट इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ द रिसीवर। ये पॉइंट ये बोल रहा है कि टीडीएस एज अ पेयर ऑफ टीडीएस उसी पेमेंट पे काटना जो टैक्सेबल हो, जिसपे इनकम टैक्स लगता हो। बात भी सही है, टीडीएस क्यों लाया गया बताइए, इनकम टैक्स को कलेक्ट करने के लिए तो लाया गया। तो आप कौन से इनकम पे टीडीएस लगाओगे, उसी इनकम पे लगाओगे ना जिसपे इनकम टैक्स लगता रहे। इसीलिए ये बात बोला गया कि जो चीजें टैक्सेबल है, जो एक्सपेंसेस टैक्सेबल है, उसी एक्सपेंस पे आपको टीडीएस काटना है। ओके, तीसरा पॉइंट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान से सुनना। ऑल द रेट आर फिक्स रेट। जो टीडीएस में रेट है ना, 1% हो गया, 2% हो गया, 5% हो गया, 10% हो गया, ये सभी परसेंटेज है वो फिक्स रेट है। इस रेट से टीडीएस कटेगा डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में। लेकिन इसके ना एक्सेप्शंस हैं। अभी क्या एक्सेप्शन है वो हम समझते हैं। तो यहां पे एक्सेप्शन है, पेमेंट मेड टू नॉन रेसिडेंट या फिर फॉरेन कंपनी। अगर जो तुम नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी को पेमेंट करते हो वहां पे, या फिर पेमेंट ऑफ सैलरी। ओके, तो ये दोनों केस में क्या होगा मालूम है आपको, जो टीडीएस का रेट दिया है तो ये तो आपको काटना ही है, साथ ही साथ सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी आपको कंसीडर कर लेना है। ठीक है ना, मतलब टीडीएस में वो भी काट लेना है। अभी बात यह है कि गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों प्रोविजन बनाया। ठीक है, तो समझते हैं। सबसे पहले बात, जो नॉन रेसिडेंट है या फिर फॉरेन कंपनी है, इस केस में गवर्नमेंट क्या चाहती है मालूम है, ये चाहती है कि देखो इनको एक बार इनके हाथ में इनकम आ गया ना तो ये देश छोड़ के भाग जाएंगे, और फिर ये भाग जाएंगे इंडिया से तो उनको हम कहां कहां जा करके ढूंढेंगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या चाहती है मालूम है, जहां पे भी देखना जो सेक्शन नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी पे अप्लाई होता है ना, वहां पे जो टीडीएस रेट है, ओके, और जो नॉर्मल टैक्स रेट है ना, ऑलमोस्ट दोनों सेम रहेंगे। क्योंकि गवर्नमेंट वहां पे क्या चाहती है कि टीडीएस के थ्रू ही पूरा टैक्स कलेक्ट कर लिया जाए नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी से। ठीक है, तो वो टीडीएस तो कलेक्ट करेंगे, और बताओ ना हेल्थ एंड एजुकेशन से बस कलेक्ट करने के लिए साल के अंत तक का इंतजार करेंगे क्या, बट ऑब्वियस नहीं। सो बिकॉज ऑफ दैट उसका भी कलेक्शन अभी कर लेते हैं वो लोग। ओके, तो ये तो एक्सेप्शन में पहला पॉइंट क्यों आया ये हमने बात किया। अभी बात करते हैं ये जो दूसरा पॉइंट है ये एक्सेप्शन में क्यों आया, पेमेंट ऑफ सैलरी। तो देखो ये जो पेमेंट ऑफ सैलरी है ना, ये एक ऐसा इनकम है इंप्लॉय के लिए जिसमें कभी लॉस हो ही नहीं सकता। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, देखो क्योंकि इसमें लॉस नहीं हो सकता तो एक काम करो, जो पूरा आपका टैक्स बनता है ना सैलरी पे वो आप हमको दे दो। ठीक है, और साथ ही साथ क्या करो मालूम है, जो सरचार्ज और हेल्थ एंड एजुकेशन से वो भी तो आप दे दो। समझ में आया। सो इसके लिए ये दोनों यहां पे एक्सेप्शन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट, नो टीडीएस इफ द पेमेंट इज मेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, आरबीआई, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, म्यूचुअल फंड, न्यू पेंशन ट्रस्ट। तो देखो ये वो लोग हैं ना जो गवर्नमेंट ही हैं या गवर्नमेंट के खास है, और दूसरी बात गवर्नमेंट को इन पे भरोसा है कि ये लोग टैक्स चोरी में इन्वॉल्व नहीं होने वाले। इसीलिए क्या किया जाता है, इनके केस में हम टीडीएस क्या करते हैं मालूम है, यहां पे नहीं काटते हैं।
गवर्नमेंट ने इन लोगों को छोड़ दिया है, छूट दे दिया कि भाई ये आएंगे तो इन पे टीडीएस मत काटना। तो जब ये आप सेक्शन पढ़ोगे ना तो हर सेक्शन में आपको मिलेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, आरबीआई, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, इन पे टीडीएस नहीं काटना है। तो इसका आपने लॉजिक समझा ना, क्योंकि ये गवर्नमेंट के लोग हैं यार, या फिर गवर्नमेंट उनको भरोसा है कि ये लास्ट में टैक्स भर ही देंगे, ठीक है, तो इनसे एडवांस में कलेक्ट करके ज्यादा कुछ मतलब है नहीं। ओके, अभी पॉइंट नंबर 5, इफ जीएसटी ऑन द सर्विस इंडिकेटेड सेपरेटली, जो आप सर्विस देते हो उस पे जीएसटी भी तो चार्ज होता है। तो अगर जो बिल पे सर्विस अपने को अलग से दिखा करके मिला है ना, इन दैट केस जीएसटी अमाउंट पे टीडीएस नहीं काटना है। ओके, क्यों ऐसा जीएसटी अमाउंट पे टीडीएस नहीं काटना है? तो देखो लॉजिक बहुत ही सिंपल है, गवर्नमेंट जो इनकम रहेगा उस पर टैक्स लगाएगी ना, और उस पर टीडीएस कलेक्ट करेगी ना हमसे। अब ये जो जीएसटी वाला अमाउंट है ये हमारा इनकम थोड़े ना, भले ही हमको ये मिलता है लेकिन हम तो गवर्नमेंट को दे देते हैं ना यार ये। सो बिकॉज ऑफ दैट क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो जीएसटी का अमाउंट है, क्योंकि ये हमारा इनकम नहीं है, बिकॉज ऑफ दैट इफ दिस हैव बीन शोन सेपरेटली ऑन द बिल, इन दैट केस एट द टाइम ऑफ डिडक्टिंग द टीडीएस वी हैव टू इग्नोर इट। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हो गया टीडीएस के बारे में। अभी हम बात करेंगे सेक्शन 192 के बारे में, ठीक है। ये 192 क्या बोलता है मालूम है कि जब इस सैलरी का पेमेंट हो वहां पे कैसे टीडीएस कटेगा, ठीक है। बहुत ही ये मजेदार सेक्शन है, बहुत ही इसमें लॉजिक इन्वॉल्व है, आप एक बार देखो बहुत मजा आने वाला है इसमें, ठीक है। तो यहां पे देखो टीडीएस ऑन सैलरी के बारे में बात करेंगे। तो यहां पे पेयर कौन होगा, मतलब ये एक्सपेंस किसके लिए होगा, तो एम्प्लॉयर के लिए जो आपको रखा है। ओके, तो ये पेयर रहेगा एम्प्लॉयर। उसके बाद से एम्प्लॉय के लिए ये इनकम होगा, पेई जो रहेंगे। ओके, और ये जो एम्प्लॉय है ना यहाँ पे रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट कोई भी हो सकता है। ओके, इतना आपको बात समझा। अभी देखो यहाँ पे टैक्स रेट क्या होगा ना, मैं आपको ऐसे लॉजिक के हिसाब से बता सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे नॉन रेसिडेंट को भी कवर किया गया है, तो गवर्नमेंट तो पूरा टैक्स ऐसे ही कलेक्ट कर लेना चाहेंगे हमसे, पहली बात। और दूसरी बात, क्योंकि ये सैलरी का इनकम है, सो हियर लॉस इज नॉट पॉसिबल ओनली, सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट गवर्नमेंट वुड लाइक टू डू, तो गवर्नमेंट तो सब चीजें एक ही बार में लेना चाहेंगी ना हमसे, ठीक है। तो ये वाले केस में क्या होगा ना, जो अपना टीडीएस का रेट रहेगा वो स्लैब रेट रहेगा। स्लैब रेट बोले तो नॉर्मल रेट, समझ में आया। और साथ ही में क्या करेंगे वो लोग, स्लैब रेट के साथ सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी ले लेंगे। ओके, अभी देखो ये स्लैब रेट दो हो सकता है, एक तो जो हमारा नॉर्मल स्लैब रेट है वो, और ये जो दूसरा स्लैब रेट आया है ना अपना 115 बीएसी वाला, ठीक है ना, न्यू टैक्स रिजिम में, ये भी हो सकता है। तो ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। अभी ये 115 बीएसी कभी हो सकता है, तो जब इंप्लॉय है ना वो डिक्लेरेशन दे, ठीक है ना, कि हमारा आप टीडीएस किस में काटा, तो 115 बीएसी में काटो, क्योंकि हम इसके हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करके लास्ट में भरने वाले हैं। ओके, तो ये तो हो गया, टैक्स रेट रहेगा स्लैब रेट। तो यहां पे जो टीडीएस का रेट है ना स्लैब रेट, वो अप्लाई किस पे होगा, अगला डिस्कशन अपना ये है। तो देखो जो स्लैब रेट है ना वो नॉर्मली अप्लाई होगा सैलरी इनकम पे, लेकिन अगर इंप्लॉय क्या करता है मालूम है, अदर इनकम का डिटेल देता है, साथ ही साथ डिडक्शन का डिटेल देता है और लॉसेस का डिडक्शन देता है ना विथ प्रूफ, तो इंप्लॉयर को उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो इन दैट केस यहां पे टीडीएस 192 में किस पे कटेगा, तो वहां पे वो टोटल इनकम पे कटेगा, ठीक है। तो यहां पे देखो जब इंप्लॉय डिटेल देता है विथ एविडेंस, तो क्या क्या और भी आ सकता है, तो इनकम फ्रॉम अदर देन सैलरी हेड आएगा। ओके, देन डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से आएगा। उसके बाद से जो लॉसेस आएंगे ना, तो बस यहां पे एक ही लॉस को कंसीडर किया जाएगा और दूसरे सभी लॉस को अपने को इग्नोर कर देना है, ठीक है। तो यहां पे बस हाउस प्रॉपर्टी के लॉस का अपने को एडजस्टमेंट करने को मिलेगा, अदर देन हाउस प्रॉपर्टी के लॉस किसी भी लॉस को आपको एडजस्ट करने को यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वहीं पे यही बोला है कि इग्नोर करना है अपने को ऑल अदर लॉसेस को, ठीक है। अभी देखो तो इस तरह से क्या आ जाएगा, इस तरह से टोटल इनकम आ जाएगा। अभी टोटल इनकम पे टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे स्लैब रेट के हिसाब से और उतना टीडीएस बन जाएगा, लेकिन साथ ही साथ जो दूसरे सेक्शन में टीडीएस कट चुका है उसका भी तो इन लोगों को डिडक्शन मिलेगा, इंप्लॉय को डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि साहब ऑलरेडी इस इनकम पे हमने दिया, आपने कंसीडर कर लिया एविडेंस के साथ,
लेकिन इस पे किसी तीसरे ने तो पहले ही टीडीएस काट के रखा है, तो उतना माइनस करने दो, जो नेट बचेगा वो आप हमसे टीडीएस के रूप में सैलरी के ऊपर टीडीएस लो ना आप हमसे। समझे क्या बात को? ओके, आगे देखो, ये जो हमने कैलकुलेशन किया इससे तो ईयरली टीडीएस निकल के आएगा कि पूरे साल में टीडीएस कितना बनेगा, लेकिन जो हमको टीडीएस काटना है वो तो मंथली काटना है ना। तो टीडीएस मंथली काटने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बट जो टोटल टीडीएस आया उसको 12 से डिवाइड कर दो, बात बन जाएगा, और हर महीने उतना टीडीएस आप काटते रहो। ओके, अभी देखो यहाँ पे एग्जेम्पशन लिमिट क्या है, मतलब आपका कितना सैलरी या टोटल इनकम रहेगा तो टीडीएस आपका नहीं कटेगा 192 में। तो बोला जा रहा है अगर जो आपका सैलरी या टोटल इनकम अप टू बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है ना, तो वहां पे आपको टीडीएस नहीं लगेगा अंडर सेक्शन 192 में। ओके, अब यहाँ पे एडिशनल पॉइंट क्या क्या है वो समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर जो आपको अरियर्स ऑफ सैलरी मिल रहा है तो इन दैट केस आपको जो डिडक्शन मिलता है ना आफ्टर कंसिडरिंग रिलीफ अंडर सेक्शन 89, तो जो सेक्शन 89 में रिलीफ मिलता है उसको कंसिडर करने के बाद क्या बचता है ना, उस पर आपको टीडीएस भरना है। ठीक है ना, मतलब क्या, देखो यहाँ पे ना नॉर्मल वे में सैलरी का कैलकुलेशन हो रहा है। ओके, तो देखो अगर जो टिप पे हो रहा है किसी वेटर को या एम्प्लॉय को, तो बट ऑब्वियस देखो जिससे आपको टिप मिल रहा है वो आपका एम्प्लॉयर थोड़े ना है, तो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं रहता है। इसीलिए क्या होता है कि अगर जो टिप के केस में टीडीएस ऑन सैलरी नहीं लगता है, ओके, तो नो टीडीएस। ओके, टीडीएस इज पेएबल एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ सैलरी। टीडीएस कभी पेएबल होता है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ सैलरी, तो साइड विकेट में ही हमने देखा। ओके, अभी आगे क्या बोलता है मालूम है, ये फोर्थ पॉइंट। कभी कभी क्या होता है मालूम है, जो एम्प्लॉयर रहते हैं ना वो एम्प्लॉय को नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स देते हैं, और साथ ही साथ क्या करते हैं मालूम है, वो नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स पे एम्प्लॉयर ही टैक्स भर देते हैं। तो अभी बात ये आ रहा है कि जब भी हम टीडीएस का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वो नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स का जो टीडीएस बनता है, जो टैक्स बनता है जो एम्प्लॉयर ने भरा है, क्या एम्प्लॉय को उसका डिडक्शन मिलेगा, माइनस करने को मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा? तो यहाँ पे सेक्शन 192 में बोला गया है हाँ मिलेगा। ओके, अगला पॉइंट देखो, कभी कभी क्या होता है ड्यूरिंग द ईयर जो एम्प्लॉय रहते हैं ना अपना जॉब चेंज कर देते हैं, तो उस केस में क्या यहाँ पे प्रोविजन है, देखो एम्प्लॉय मे फर्निश द डिटेल ऑफ हिज सैलरी एंड टीडीएस डिडक्टेड टू द करंट एम्प्लॉयर। तो जो प्रीवियस एम्प्लॉयर था उसने आपको कितना टीडीएस काटा और उसके बाद आपको कितना सैलरी दिया, ये आप डिटेल करंट एम्प्लॉयर को आप दे सकते हो। तो वो क्या करेगा, करंट एम्प्लॉयर जो टीडीएस का कैलकुलेशन करेगा ना उसमें इस चीजों का ध्यान रखेगा। ओके, पॉइंट नंबर 6, ये पॉइंट क्या बोलता है मालूम है, फॉर्म पे सैलरी टू द पार्टनर। ऐसा भी तो होता है कि जो पार्टनरशिप फॉर्म है वहां से पार्टनर्स को सैलरी मिलता है, तो बोला जा रहा है ना वहां पे सेक्शन 192 अप्लाई नहीं होता है। क्यों नहीं अप्लाई होता है? क्योंकि ये जो सैलरी का पेमेंट है ना, जो अपना सैलरी का चार्जिंग सेक्शन है ना इनकम फ्रॉम सैलरी का, उसमें ये फॉल ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखो सैलरी का जो सोर्स ऑफ इनकम उसमें क्या बोला जाता है कि अमाउंट यहाँ पे तभी टैक्सेबल होगा जब भी इंप्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप रहेगा, मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशनशिप रहेगा। आप बताओ पार्टनरशिप ऑफ फॉर्म और पार्टनर्स में मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशनशिप होता है क्या? बट ऑब्वियस नहीं होता है। सो बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि वो चीजें सैलरी नहीं है तो उस पर 192 अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि 192 तो सैलरी पे ही अप्लाई होता है। ओके, तो यहाँ पे हमने सेक्शन 192 को कवर कर लिया साहब। आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आई रहेंगी। आगे बढ़ते हैं और दूसरे सेक्शन को भी समझते हैं। ओके, सेक्शन 192A, ये क्या बोला जाता है, एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ प्रोविडेंट फंड पे कैसे टीडीएस लगेगा। तो देखो क्या होता है कि जब भी हम एज ए एम्प्लॉय कहीं पे काम करते हैं तो वहां पे क्या होता है, हमारे एक अकाउंट ओपन होता है प्रोविडेंट फंड में, और वो प्रोविडेंट फंड में हमारे कुछ सैलरी से काट करके वहां पे जमा करते जाते हैं। तो अभी बात यह आता है कि जो आप वहां से विड्रॉ करोगे उस पर टीडीएस कैसे कटेगा वो हम समझने जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे पेयर कौन होगा, तो बट ऑब्वियस ईपीएफओ होगा, ठीक है ना, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, और यहाँ पे पेई कौन होगा, तो देखो ये एनी पर्सन हो सकता है, ठीक है ना, रेसिडेंट हो सकता है, नॉन रेसिडेंट हो सकता है। ओके, अब यहाँ पे जो टीडीएस का रेट है वो क्या रहेगा, तो 10% यहाँ पे टीडीएस का रेट रहेगा। ओके, एग्जम्पशन लिमिट क्या बोल रहा है कि अगर जो एग्रीगेट पेमेंट है ना फॉर द ईयर वो लेस देन 50,000 है, इन दैट केस 192A में आपका टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, मतलब कि अगर जो आपको प्रोविडेंट फंड का पैसा मिल रहा है और वो लेस देन
50,000 है ड्यूरिंग द ईयर, इन दैट केस उस पर टीडीएस नहीं कटेगा आपका। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्पेशल पॉइंट, स्पेशल पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, जो सबसे पहला पॉइंट है ना वो ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो टीडीएस काटना है वो एट द टाइम ऑफ पेमेंट काटना है, ठीक है ना, क्योंकि ये साइड विकेट में आता है। ओके, दूसरी बात, अगर जो इन लोगों ने पैन नहीं फर्निश किया, मतलब क्या, ये जो थे ना ये पैन नहीं फर्निश किए, पेई ने पैन नहीं फर्निश किया, इन दैट केस यहाँ पे मैक्सिमम मार्जिनल रेट के थ्रू टीडीएस आपका कटेगा। और मैक्सिमम मार्जिनल रेट कितना है मालूम है आपका, 42.744% है। समझे क्या, इतना हायर रेट से आपका टीडीएस कटेगा, याद रखना ये बात। आगे क्या बोला जा रहा है, टीडीएस ओनली इफ द अमाउंट टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ द एम्प्लॉई। तो टीडीएस कभी कटेगा बट जब भी अमाउंट टैक्सेबल हो इन द हैंड ऑफ द एम्प्लॉई। और ये टैक्सेबल होगा कब, जब नॉर्मली एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है काम ना 5 साल पहले से, तो ओके 5 साल से पहले ही छोड़ दिया तो ऐसा होगा। तो ये हमारा सेक्शन हो गया 192A। आगे बढ़ते हैं, अगला एक इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ते हैं, सेक्शन 193। ये जो सेक्शन 193 है ये किस पे मालूम है, इंटरेस्ट पे है, और वो भी इंटरेस्ट, सभी इंटरेस्ट पे नहीं, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पे, ठीक है। तो इंटरेस्ट पे 2 सेक्शन लगता है, एक 193 और दूसरा 194A। जो 193 है वो 193 बात करता है इंटरेस्ट सिक्योरिटी के बारे में ही, कि अगर जो सिक्योरिटी पे आपको इंटरेस्ट मिले तो क्या, उस पे कैसे टीडीएस लगेगा। और जो अदर देन सिक्योरिटीज पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है ना, तो हर चीजों को सेक्शन 194A में कवर किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले सेक्शन 193 पढ़ेंगे, ओके, एंड देन सेक्शन 194A भी पढ़ेंगे। पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 193 है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। तो यहां पे देखो पेयर कौन होगा, तो एनी पर्सन, कोई भी पर्सन पे हो सकता है। यहाँ पे पेयर, एनी पर्सन मतलब समझते हो ना, इंडिविजुअल भी हो सकता है, एचयूएफ भी हो सकता है, फॉर्म भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो इनकम टैक्स के पर्सन के डेफिनेशन में इंक्लूड होता है। ओके, और यहाँ पे पेई कौन हो सकता है, तो ये भी कोई भी रेसिडेंट पर्सन हो सकता है। मतलब क्या, ये स्माइली पे मत जाना कि इंडिविजुअल और एचयूएफ ही आएंगे, ऐसा नहीं, यहाँ पे भी कोई हो सकता है। यहाँ पे तो बस मैंने दिखाने के लिए बना करके रखा है। ओके, तो यहाँ पे भी एनी रेसिडेंट पर्सन हो सकते हैं, इंडिविजुअल हो सकता है, कंपनी हो सकता है, फॉर्म हो सकता है, ठीक है। अभी सिक्योरिटीज क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि डिवेंचर्स हो गया या फिर गवर्नमेंट्स के बॉन्ड्स हो गए। तो जब यहां से आपको कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है तो उस पर जो टीडीएस लगता है वो सेक्शन 193 में लगता है। ओके, तो यहाँ पे जो टीडीएस का रेट रहेगा, तो कौन से रेट से टीडीएस को डिडक्ट किया जाएगा, तो 10% के रेट से टीडीएस को डिडक्ट किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्पेशल पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, देखो, नो टीडीएस इफ इंटरेस्ट इज पेड टू। तो अगर जो इन लोगों को आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो ना तो टीडीएस नहीं लगेगा। देखो कौन कौन सा है, LIC, GIC, एनी अदर इंश्योरर। तो अगर जो कोई इंश्योरर को आप, इंश्योरेंस कंपनी है उसको आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, तो वहां पे टीडीएस नहीं लगता है। दूसरा बात, पेबल ऑन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो गवर्नमेंट ने कोई सिक्योरिटीज इशू करके रखा है और उस पर अगर जो आप पेमेंट कर रहा है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट आपसे टीडीएस नहीं काटेगा, ठीक है ना, डिडक्ट नहीं करेगा टीडीएस। क्यों ऐसा, गवर्नमेंट ना अपने सिक्योरिटीज का बढ़ावा देना चाहती है, ठीक है, लोग आकर के इसमें इन्वेस्ट करें, तो इन्वेस्ट करेंगे कभी, कम से कम उनको टीडीएस तो ना काटे, जो उनका इनकम आ रहा है लास्ट में वो टैक्स भर ही देंगे। ओके, देन तीसरा है पेएबल ऑन द डीमेट सिक्योरिटीज। तो जो भी सिक्योरिटीज डीमेट फॉर्म में है और उस पर अपने को इंटरेस्ट मिल रहा है, सो उस इंटरेस्ट पे भी टीडीएस नहीं कटता है। क्योंकि मालूम है आपको, देखो टीडीएस में एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी रहता है कि एसएससी का सोर्स ऑफ इनकम गवर्नमेंट जानना चाहती है। और मालूम है आपको, जो चीजें डीमैट में होती है तो हर चीजें ऑनलाइन है, सो हर ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू ही होगा। तो वहां पे गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको कहाँ से इनकम हुआ है, तो साल के अंत में आपको उस पर टैक्स भरना ही पड़ेगा। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, इस केस में हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, टीडीएस के थ्रू नहीं पैसा लेते हैं डीमैट सिक्योरिटीज केस में। बाद में तो एसएससी का हम इनकम ट्रेस कर ही लिए हैं, तो जैसे ही साल खत्म होगा, रिटर्न फाइलिंग होगा, तो वहां से हम टैक्स ले लेंगे उनसे। ओके, आगे क्या बोला जा रहा है, देखिए, डिवेंचर इशू बाय द पब्लिक कंपनी। अगर जो कोई पब्लिक कंपनी डिवेंचर इशू कर रही है टू इंडिविजुअल को या फिर एचयूएफ को, तो पब्लिक कंपनी इंडिविजुअल और एचयूएफ को डिवेंचर इशू की है और उस पर इंटरेस्ट जो दे रही है ना वो एक्सीड नहीं कर रहा है 5,000 को, और पेमेंट कैसे हो रहा है, अकाउंट पे ही चेक के थ्रू, तो उस केस में भी टीडीएस नहीं कटेगा, ठीक है। तो क्या था यहाँ पे, डिवेंचर इशूड पब्लिक कंपनी के द्वारा इंडिविजुअल और एचयूएफ को, उस केस में अगर जो पेमेंट है ना इंटरेस्ट का वो एक्सीड नहीं कर रहा है 5,000 का, इन दैट केस क्या होएगा,
और उसको अकाउंट पे के थ्रू पेमेंट हुआ है तो वहां पे टीडीएस नहीं काटा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ सिक्योरिटीज क्या हो सकता है, तो वही हुआ डिवेंचर हो सकता है, बॉन्ड्स हो सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 194 जो डिविडेंड के बारे में बात करता है। सेक्शन 194 किसके बारे में बात करता है, डिविडेंड के बारे में बात करता है। तो देखो यहाँ पे पेयर क्या रहेगा, कौन रहेगा पेयर, तो ये तो कंपनी हो सकती है कि कोई कंपनी डिविडेंड देती है। तो देखो जो डोमेस्टिक कंपनी डिविडेंड दे रही है ना उसको पेयर माना जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे पेई कौन होगा, तो एनी रेसिडेंट पर्सन हो गया, जैसे कि कंपनी हो गया, एचयूएफ हो गया, फॉर्म हो गया, कोई भी रहा जो डोमेस्टिक कंपनी के शेयर में पैसा लगाया है और बिकॉज ऑफ दैट जो डोमेस्टिक कंपनी है वो क्या कर रही है, डिविडेंड का पेमेंट कर रही है, तो उस पर टीडीएस कटेगा। अभी देखो टीडीएस कौन से रेट से कटेगा, तो 10% के रेट से कटेगा। अब यहाँ पे स्पेशल पॉइंट क्या क्या है देखो, तो सबसे पहली बात ये जो टीडीएस रहेगा ना एट द टाइम ऑफ पेमेंट आएगा, क्योंकि ये देखो साइड विकेट में आ गया। ओके, दूसरी बात क्या बोलता है कि नो टीडीएस इफ द डिविडेंड पेड टू, किसको पेमेंट हो रहा है, एलआईसी को, जीआईसी को, एनी अदर इंश्योरर को हो रहा है तो वहां पे टीडीएस नहीं काटा जाएगा, भले ही कितने का भी डिविडेंड दिया जाए। ओके, दूसरी बात इंडिविजुअल के केस में अगर जो पेमेंट आप करते हो मालूम है किसके द्वारा, एनी मोड अदर देन कैश, तो एनी मोड अदर देन कैश क्या आप पेमेंट करते हो और जो पेमेंट है ना वो लेस देन इक्वल टू 5000 है, इन दैट केस टीडीएस वहां पे नहीं कटेगा। ओके, और मोर देन 5000 है वो, भले ही वो एनी मोड अदर देन कैश हो तो वहां पे टीडीएस अप्लीकेबल हो जाएगा। और अगर जो कैश में आप डिविडेंड पे करते हो तो भाई वहां पे तो आप 1 रुपये का भी डिविडेंड पेमेंट करते हो ना तो उस पर टीडीएस अप्लाई हो जाएगा। ओके, अभी देखो ये जो सेक्शन है ना 194A ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको बहुत ही अच्छे से हम पढ़ेंगे। ठीक है, हौले हौले से हर चीजों को बहुत ही समझ लेंगे, बस आप हमारे साथ बने रहो। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सेक्शन 194A यहाँ पे सबसे पहली बात करते हैं कि पेयर कौन होगा। तो पेयर हो सकता है एनी पर्सन, और ये पेमेंट किस चीज का हो रहा है, तो मैंने तो पहले ही बताया इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी को 193 में पढ़ लिया हमने, तो उसको छोड़ करके और जहां जहां से आपको इंटरेस्ट मिल सकता है वो सबको कहां कवर किया गया है, 194A में कवर किया गया है। ओके, तो हर इंटरेस्ट पे, और यहाँ पे पेई कौन होगा, तो कोई भी रेसिडेंट पर्सन हो सकता है पेई। ओके, लेकिन देखो ये जो पेयर है ना इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन क्या बोलता है, इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में अगर जो उनका टर्नओवर फ्रॉम द बिजनेस लेस देन इक्वल टू 1 करोड़ रहा है या फिर ग्रॉस रिसीट रहा ना लेस देन इक्वल टू 50 लाख इन केस ऑफ प्रोफेशन इन द प्रीसीडिंग क्या बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, इन दैट केस उन लोगों पे टीडीएस का प्रोविजन ही अप्लाई नहीं होगा। ठीक है ना, एक बार और मैं बता दूं, इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में जो बिजनेस में इन्वॉल्व हैं और जिनका प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में जो टर्नओवर था ना वो 1 करोड़ से एक्सीड नहीं किया, ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू 1 करोड़ था। ओके, या फिर प्रोफेशन के केस में जो ग्रॉस रिसीट था लेस देन इक्वल टू 50 लाख था, तो उस केस में उन लोगों पे टीडीएस का प्रोविजन नहीं अप्लाई होगा अगर जो वो पेयर है तो। ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज वाला प्रोविजन। ओके, यहाँ पे जो टीडीएस का रेट रहेगा वो क्या रहेगा, तो 10% रहने वाला है। अभी देखो आगे बात करते हैं एग्जम्पशन लिमिट के बारे में। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो पेयर है ना इंटरेस्ट पेड बाई, अभी मतलब यहाँ पे ये जो बैंक है ना वो इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो अगर जो बैंक इंटरेस्ट पे कर रहा है, कोऑपरेटिव बैंक्स इंटरेस्ट पे कर रहा है, या फिर पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट पे कर रही है, किस पे, टाइम डिपॉजिट पे। टाइम डिपॉजिट बोले तो फिक्स डिपॉजिट, और ये जो फिक्स डिपॉजिट है ना ये रिकरिंग भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे पेमेंट कर रही है और जो पेमेंट है ना पूरे साल में 40,000 तक है ना तो उस पे टीडीएस नहीं लगेगा। ओके, तो ये एग्जम्पशन लिमिट है। दूसरी बात, अगर जो वही नॉन रेसिडेंट अगर जो किसी को सीनियर सिटीजन को पेमेंट कर रही है ना, जो रेसिडेंट है और सीनियर सिटीजन है हमारे इंडिया का, इन दैट केस यहाँ पे 50,000 तक अगर जो पेमेंट कर रहा है ना इंटरेस्ट का तो भी वहां पे टीडीएस नहीं लगेगा। एक बार और, अगर जो बैंक इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है, कोऑपरेटिव बैंक्स पे कर रहा है या फिर पोस्ट ऑफिस पे कर रहा है, तो इन दैट केस अगर जो ड्यूरिंग द ईयर 40,000 तक वो पेमेंट करता है ना, इन दैट केस टीडीएस नहीं लगेगा। ओके, और अगर जो जिसको पेमेंट कर रहा है वो कौन है, वो तो रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है,
इन दैट केस वो जो 40,000 का लिमिट है ना 50,000 पे चले जाएगा कि 50,000 तक टाइम डिपॉजिट से, फिक्स डिपॉजिट से, रिकरिंग डिपॉजिट से आपको पैसा मिल रहा है तो उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, उस पर टीडीएस नहीं लगेगा। ओके, दूसरा क्या बोला जा रहा है देखो, इंटरेस्ट पेड बाय द एनी अदर पर्सन। तो अभी क्या बोला रहा है कि बैंक को छोड़ करके और कोई इंटरेस्ट पे कर रहा है तो उस केस में अप टू 5,000 के पेमेंट पे टीडीएस नहीं काटा जाएगा। ओके, 194A में, ठीक है, तो ये एग्जाम्पशन लिमिट हो गया। अभी स्पेशल पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, सबसे पहली बात, जो वो बैंक है ना जो सीबीएस फॉलो करते हैं, कोर बैंक सॉल्यूशन, ये सॉफ्टवेयर है, तो ये सॉफ्टवेयर क्या करता है ना, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट करता है, ठीक है, तो सेंट्रलाइज डेटा रहता है। तो वहां पे क्या बोला जा रहा है, जो हमने ऊपर लिमिट देखा ना 40,000 का या फिर 50,000 का, वो पर ब्रांच नहीं देखा जाएगा, वो पर बैंक देखा जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट, नो टीडीएस इफ, तो ये जो हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं उस पर टीडीएस नहीं लगता है। क्या क्या है वो देखो, सेविंग बैंक पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो टीडीएस नहीं लगता है, फॉर्म टू पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिल रहा है तो उस पर टीडीएस नहीं लगता है, देन इनकम टैक्स जो आपको रिफंड मिल रहा है उस पर जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है उस पर भी टीडीएस नहीं लगता है। ओके, देन इंटरेस्ट पेड टू एनी बैंक, मतलब क्या, अगर जो बैंक को इंटरेस्ट मिल रहा है इसका मतलब समझ रहे हो, आप बैंक से लोन लिए हो और जो आप पे करो उसमें भी तो इंटरेस्ट पे करते हो, तो क्या आपको भी टीडीएस काटना है क्या उस पर, ठीक है। तो बोला जाता है 194A में नहीं, अगर जो आप बैंक को पेमेंट कर रहे हो तो उस केस में आपको टीडीएस नहीं काटना है, तो ठीक है। तो किसी भी बैंक को पेमेंट कर रहे हो या फिर एलआईसी को कर रहे हो, यूटीआई को कर रहे हो, एनी अदर इंश्योरर को कर रहे हो, तो वहां पे आपको टीडीएस नहीं काटना है, ठीक है ना, वो इंटरेस्ट कितना भी होने दो जो आप पे कर रहे हो। ओके, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है अपने मेंबर्स को इंटरेस्ट पे करती हैं या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंटरेस्ट पे करती हैं, उस पे भी टीडीएस नहीं कटेगा। ओके, आगे, अभी क्या होता है ना, कभी कभी अपने को इंटरेस्ट मिलता है ऑन कॉम्पनसेशन अमाउंट अवॉर्डेड बाय मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल। देखो ये जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल है ना, वो कभी कभी लेट करते हैं पेमेंट करने में, तो जब भी लेट होएगा तो बट अवेस हमको इंटरेस्ट तो चाहिए, तो क्या उस इंटरेस्ट पे भी टीडीएस काटेगा वो मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल? तो ऐसा बोला जाता है नहीं, वो मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल टीडीएस नहीं काटेगा अगर जो अमाउंट है ना एक्सीड नहीं करता है 50,000 को तो। ओके, और अगर जो अमाउंट 50,000 को एक्सीड कर गया तो टीडीएस कटेगा, और वो भी किस पे कटेगा मालूम है, पेमेंट बेसिस पे कटेगा। ओके, आगे क्या बोला जा रहा है, अगर जो इंटरेस्ट क्रेडिट किया जाता है मालूम है प्रोविजनिंग अकाउंट में ऑन डेली बेसिस, मंथली बेसिस फॉर द माइक्रो मॉनिटरिंग, तो देखो ना ये तो प्रोविजनिंग अकाउंट है, तो ये तो यार क्या बोलते हैं मालूम है, ये तो बस ये एनालिसिस के लिए काम किया जाता है, किसी को हम पे थोड़े ना कर रहे हैं, हम तो प्रोविजन बना रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट इस पे भी टीडीएस नहीं कटता है। ओके, देखिए अभी इस पे सम दिया है हमको, ये सम को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं आता है कि नहीं हमको। ओके, तो इलस्ट्रेशन नंबर 1, एग्जामिन द टीडीएस इम्प्लीकेशन अंडर सेक्शन 194A इन द केसेस मेंशन हियर अंडर। तो यहाँ पे केसेस दिया गया है और हमको ये देखना है कि 194A में टीडीएस उस पर अप्लाई होगा या नहीं होगा, ठीक है। पहला केस देखते हैं, ऑन 1st of October 2021 मिस्टर हरीश made a 6-month fixed deposit of ₹10 lakhs at the rate of 9% per annum with ABC Cooperative Bank. Okay, the fixed deposit mature on 31st of the March 2022. तो यहाँ पे इन्होंने 6 महीने के लिए डिपॉजिट किया है, डिपॉजिट कितना किया है, 10 लाख को किया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो 9% पर एनम है। तो अगर जो मैं 10 लाख का 9% निकालूं तो 90,000 आता है, लेकिन ये तो पूरे साल का है, तो आधे साल का निकालना है तो 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो ये आ गया 45,000। तो देखो ये जो 45,000 है, क्योंकि 40,000 को एक्सीड कर रहा है और यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि जो मिस्टर हरीश है ये सीनियर सिटीजन नहीं है। सो बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि ये अमाउंट है 40,000 को एक्सीड कर रहा है, तो यहाँ पे 45,000 पे जो ये कोऑपरेटिव बैंक है ना, वो क्या करेगी, 10% टीडीएस काट लेगी, ठीक है। तो नेट में पेमेंट कितना करेगी, तो नेट में पेमेंट करेगी 40,500 का। ओके, तो ये हमारा पहला पॉइंट खत्म हो गया। दूसरा पॉइंट देखो क्या बोलता है, ऑन 1st of June 2021 मिस्टर गणेश मेड 3 9-month फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ 3 lakhs ईच। तो मिस्टर गणेश से उन्होंने क्या किया है ना, 3
फिक्स डिपॉजिट बनाया है और कितने महीने का बनाया है, तो हर डिपॉजिट ना 9 महीने का बनाया है। मतलब क्या, इस तरह से बात किया जाए तो 9 लाख का फिक्स डिपॉजिट बनाए हैं, ठीक है। कैरिंग इंटरेस्ट ऑफ 9% पर एनम, और जिसपे इंटरेस्ट कितना चल रहा है, 9% पर एनम चल रहा है। अभी देखो ये कहाँ कहाँ की है उसका भी इंफॉर्मेशन दिया है। विथ द्वारिका ब्रांच, जनकपुरी ब्रांच एंड रोहिणी ब्रांच ऑफ XYZ बैंक। तो XYZ बैंक के 3 ब्रांच में इन्होंने डिपॉजिट करके रखा है मिस्टर रोहित ने फिक्स डिपॉजिट, और 3-3 लाख का करके रखा है। आगे देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, अ बैंक विच हैज ऑप्टेड द CBS और कोर बैंकिंग सोल्यूशन, ये बैंक ऑप्ट करके रखा है, वो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है। तो मतलब क्या, तो मैनेजमेंट तो सेंट्रलाइज कर किया जा रहा है। तो जो हमने ऊपर प्रोविजन पढ़ा उससे हमको क्या समझ में आया, ये समझ में आया कि यहाँ पे जो TDS देखा जाएगा इंप्लीकेशन, वो पर ब्रांच नहीं देखा जाएगा, पर बैंक देखा जाएगा। ओके, द फिक्स डिपॉजिट मैच्योर ऑन 28 ऑफ द Feb 2022, ठीक है। तो ये 9 मंथ के लिए फिक्स डिपॉजिट करके रखा है 3 ब्रांच में 3-3 लाख का। तो देखो अगर जो मैं 3 लाख पे 9% लूँ, मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइड बाई 12 कर दूं, तो ये आता है 20,250 रुपया। ये तो एक ब्रांच का हुआ। ऐसे ही इन्होंने 3 ब्रांच में किया है डिपॉजिट, तो 3 ब्रांच का आता है 60,750 रुपया। तो ये जो 60,750 रुपया है, ये 40,000 को तो एक्सीड कर जा रहा है। और क्योंकि ये 40,000 को एक्सीड कर जा रहा है, अभी यहाँ पे TDS कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10% के रेट से मैं बात करूँ तो 6075 का TDS कटेगा। तो नेट में बैंक कितना पेमेंट करेगी उनको, तो 54,675 का पेमेंट करेगी। ओके, तो ये भी हमारा डिस्कशन खत्म हुआ। ये पॉइंट नंबर 3 देखते हैं क्या बोलता है। ऑन 1 अक्टूबर 2021 मिस्टर राजेश स्टार्टेड अ 6 मंथ रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट आपको समझता है क्या होता है, जब से हम स्टार्ट करते हैं ना, पीरियोडिकल बेसिस पे सेम अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, ऐसा होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, 1 अक्टूबर 2021 को मिस्टर राजेश ने स्टार्ट किया है और 6 मंथ रिकरिंग डिपॉजिट ऑफ ₹2 लाख। ओके, तो हर महीने ये 2 लाख डिपॉजिट कर रहे हैं 1 अक्टूबर से, और उस पर इंटरेस्ट रेट कितना है, 8% है पर एनम विद द PQR बैंक। द रिकरिंग डिपॉजिट मैच्योर ऑन 31 मार्च 2022। मतलब क्या, देखो ये अक्टूबर में 2 लाख जमा किए, देन नवंबर में जमा किए, दिसंबर में किए, जनवरी में किए, फरवरी में किए, मार्च में किए, और जब मार्च का अंत आया तो सभी पैसा निकाल लिए। तो सबसे पहला यहाँ पे बात आता है कि क्या रिकरिंग डिपॉजिट को भी फिक्स डिपॉजिट कंसिडर किया जाता है, हाँ किया जाता है, ठीक है। तो इस पे 194A तो अप्लाई होगा, ये सेविंग का इंटरेस्ट नहीं है तो ओके। अभी बात आता है, ठीक है अप्लाई तो होगा, लेकिन यहाँ पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का तो बहुत सारा तरीका हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक बताता हूँ स्टाइल। देखो जो हमने अक्टूबर में पैसा डिपॉजिट किया उस पर तो हमको 6 महीने का इंटरेस्ट मिला रहेगा, बराबर ना, तो 6, और जो हमने नवंबर में डिपॉजिट किया उस पर 5 मंथ का, और ऐसे ही दिसंबर वाले पे 4, और जनवरी वाले पे 3 महीने का, फरवरी वाले पे 2, और मार्च वाले का 1, ठीक है। और जो अपने को रेट दिया है वो तो 9% पर एनम दिया है। सो बिकॉज अगर जो मेरे को मंथली रेट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 12 से डिवाइड कर दूंगा। ओके, तो ये 2 लाख, उसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ओके, मल्टीप्लाई बाई 9% पर एनम, तो आपका जो आंसर निकल के आएगा ना, ये 28,000 आएगा। तो देखो क्योंकि ये जो 28,000 है, ये 28,000 का कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, हाँ, अदरवाइज आप जब तक कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे लिमिट कैसे लगा पाओगे। तो ये कैलकुलेशन आप सीख लेना एक बार अच्छे से। तो क्योंकि ये जो लिमिट है ना 40,000 को एक्सीड नहीं कर रहा है, सो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे TDS 194A में नहीं काटा जाएगा, ठीक है। देखो वही यहाँ पे लिखा है, नो TDS हैज टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194A बाय द PQR बैंक ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द 28,000 falling due on the recurring deposit on 31st of the March 2022 to Mr. Rajesh, since such interest does not exceed the threshold limit of 40,000. So what was important in this question? To calculate this 28,000. Okay, so you should also supposed to know that how this amount have been arrived. Okay, अभी देखो अगला सेक्शन के बारे में पढ़ाई करने जा रहे हैं। ये सेक्शन बहुत ही मजेदार है, बहुत ही अच्छे से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, बहुत ही मजा आएगा इसमें, ठीक है। तो ये सेक्शन 194B
और 194 डबल बी। तो ये किसके बारे में मालूम है? बादशाह, वो देखो पासा खेलते थे ऐसा शकुनी मामा, तो ये क्या था? तो ये मतलब कि जुआ खेलते थे ना वो लोग, तो उस तरह से ये सेक्शन आप याद रख सकते हो 194 बी, बादशाह डबल बी उससे बड़ा बादशाह। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पेयर कौन होगा? तो पेयर हो सकता है एनी पर्सन, कोई भी पर्सन यहाँ पे पेयर हो सकता है, कंपनी रहे, फॉर्म रहे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन रहे, कोई भी रहे। ओके, और यहाँ पे पे भी कौन हो सकता है? एनी पर्सन, मतलब क्या? रेसिडेंट भी, नॉन रेसिडेंट भी। ओके, अभी पेमेंट किसके लिए बात किया जा रहा है? देखो हम दो सेक्शन को साथ में पढ़ रहे हैं ना, तो हमको समझना पड़ेगा कि 194 बी में कौन से पेमेंट की बात चल रही है और 194 डबल बी में कौन से पेमेंट की बात चल रही है। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं 194 बी के बारे में। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? विनिंग फ्रॉम द लॉटरी हो गया, क्रॉसवर्ड हो गया, पजल हो गया। तो यहां से अगर जो आप जीत रहे हो तो उस पर जो टीडीएस कटेगा ना, वो 194 बी में कटेगा। ओके, दूसरी साइड विनिंग फ्रॉम द हॉर्स रेस हुआ, तो वहां पे जो टीडीएस कटेगा 194 डबल बी में लगेगा। ओके, देखो ये छोटे छोटे बादशाह है बेचारे लोग, इसीलिए क्या करते हैं? लॉटरी खेल रहे हैं, क्रॉसवर्ड खेल रहे हैं, पजल खेल रहे हैं, और ये डबल बी वाला बड़ा बादशाह है, तो क्या कर रहा है? अरे सीधे हॉर्स रेस में पैसा लगाओ साहब। ओके, देखो ये जो सेक्शन है ना, इसको मैं समझाने से पहले आपके साथ ना एक बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग डिस्कस करना चाहता हूं। ठीक है, तो हम अंडरस्टैंडिंग पे चलते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे केबीसी चल रहा है, कौन बनेगा करोड़पति, और यहां पे अमिताभ बच्चन बैठे और बोल रहे मुबारक हो, आप 5 करोड़ रुपया जीत गए। ठीक है, अभी देखो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुश हो गई, ये भी अरे कॉन्ग्रेचुलेसन, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, हम भी 1.5 करोड़ रुपया जीत गए। देखो ये लोगों ने गेम नहीं खेला, फिर भी 1.5 करोड़ रुपया जीत गए। ठीक है, और ये 1.5 करोड़ रुपया आया कैसे? तो 30% से आया। ठीक है, अब ये 30% क्या है समझते हैं। तो ये जो लॉटरी का इनकम होता है ना, उस पर नॉर्मली गवर्नमेंट क्या करती है मालूम है? एक स्पेशल टैक्स रेट का चैप्टर बना करके रखी है, और उस चैप्टर में क्या बोलती है कि जैसे कि विनिंग फ्रॉम द लॉटरी हुआ, क्रॉसवर्ड हो गया, पजल हो गया, हॉर्स रेस हो गया, तो वहां पे फ्लैट 30% टैक्स लगेगा। ठीक है, और आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा हमको। ओके, तो ये जो 30% टैक्स लग रहा है, ओके, ये तो टैक्स का रेट है। अभी हम बात करते हैं कि टीडीएस का रेट क्या हो सकता है। बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत ही मजेदार बात बता रहा हूं आपको। यहां पे टीडीएस का रेट क्या हो सकता है? तो क्या बोला जा रहा है कि जो टीडीएस के रेट के बारे में अगर जो मैं बात करूं, तो देखो ये कौन रहेंगे? समझ लो ये तो केबीसी में कोई आता है, लेकिन जो विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस हुआ, क्रॉसवर्ड हुआ, पजल हुआ, तो वहां पे तो छोटे मोटे लोग हैं ना यार, जो सट्टेबाज हैं। ठीक है ना, कि आज जीत लेंगे, कल जीत लेंगे, और उसी में एक दिन जीत जाते हैं। तो मालूम है, मतलब ये गरीब लोग हैं। और जब ये गरीब लोगों के पास पैसा आता है ना, तो कैसे वो पानी की तरह बहा देते हैं पैसे को। तो गवर्नमेंट को ये बात भली भांति समझ में आता है। सो गवर्नमेंट क्या करती है मालूम है? गवर्नमेंट ये बोलती है कि रुक जाओ, अगर जो ये जहां पे ये करोड़पति में जो इन्होंने पैसा जीता 5 करोड़ रुपया, अगर जो हम इनको पूरा दे दें और बोले कि साल के अंत में आप क्या करना ना, मुझे उस पर 30% टैक्स दे देना, तो फिर तो ये राम राम मस्त हो जाएंगे, कुछ नहीं देने वाले। सो बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा मालूम है? गवर्नमेंट को टैक्स का लॉस हो जाएगा। सो गवर्नमेंट ने बोला ऐसे नहीं चलेगा, जो विनिंग है उस विनिंग पे हमको ना जितना हमारा टैक्स बनता है आज ही कलेक्ट कर लो। जैसे ही एसएससी विन हो रहा है तो एसएससी के पास टैक्स डिडक्ट करके जो नेट बचेगा ना वही उसको दो, अदरवाइज जो हमारा टैक्स का अमाउंट है ना उसको भी वो खा जाएगा। इसीलिए यहां पे आप टैक्स रेट देखोगे ना विनिंग में, तो सीधे 30% होता है। मतलब क्या, गवर्नमेंट को जितना टैक्स चाहिए ना उतना हमसे टीडीएस के थ्रू ही ले लेती है। बात समझ में आया रहेगा क्यों ऐसा ले लेती है गवर्नमेंट हमसे, पूरा टीडीएस अमाउंट में ही जो भी टैक्स बनता है। ओके, यहाँ पे देखो एग्जेम्पशन लिमिट भी है कुछ, और एग्जेम्पशन लिमिट है अपना अप टू 10,000 पर एनम। तो अगर जो कोई विनिंग से जीत रहा है 10,000 तक किसी एक एसएससी से, तो उस केस में वो जो एसएससी जो पेयर है उसको टीडीएस नहीं काटना है। ओके, अभी देखो स्पेशल पॉइंट में क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो टीडीएस रहेगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट काटा जाएगा। देखो दूसरा पॉइंट क्या बोलता है मालूम है? कभी कभी तो ऐसा भी होता है ना कि विनिंग इन काइंड होता है। ठीक है, जैसे कि कार दिया जाता है, तो वहां पे क्या बोलता है कि गवर्नमेंट देखो भाई हमको तो पैसा चाहिए, तो एक काम करना, जो आप कार दे रहे हो ना, आप इंश्योर करना जो उस पर टीडीएस बनता है
वो आप कैश में लेकर के हमको पेमेंट कर दे रहे हो तो ही बात, उसके बाद ही वो पेमेंट रिलीज करना है, या फिर वो जो विनिंग है उसको रिलीज करना। समझ में आया? तो देखो वही बोल रहा है, इफ द विनिंग इन काइंड, अगर जो काइंड में विनिंग हो रहा है, देन ऑर्गेनाइजेशन विल रिलीज द विनिंग ओनली आफ्टर इंश्योरिंग दैट द टैक्स ऑन द विनिंग पेड टू द गवर्नमेंट। जो टैक्स ऑन विनिंग है वो गवर्नमेंट को पे किया गया है, और ये इंश्योर करने के बाद ही आप ये जो विनिंग है उसको रिलीज करना। ओके, तो यहाँ पे हमारा खत्म हुआ यह सेक्शन का डिस्कशन 194B का एंड 194BB का। अभी आगे बढ़ते हैं 194C, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पेयर कौन होगा, तो पेयर में भी यहाँ पे बोला है कि कोई भी पर्सन हो सकता है, हाँ, लेकिन इंडिविजुअल और एचयूएफ को छोड़ दिया जाएगा जो बिजनेस कर रहे थे और उनका जो टर्नओवर था वो लेस देन इक्वल टू 1 करोड़ था इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, या फिर बिजनेस और प्रोफेशन की जगह पे प्रोफेशन कर रहे थे वो लोग और वहां पे जो उनका ग्रॉस रिसीट था वो लेस देन या इक्वल टू 50 लाख था इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो उनपे अगर जो वो पेयर रहेंगे तो ये सेक्शन 194C नहीं अप्लाई होगा। ओके, अब यहाँ पे पेई कौन होगा, तो एनी रेसिडेंट पर्सन, कोई भी रेसिडेंट पर्सन पेई हो सकता है यहाँ पे। ओके, और देखो यहाँ पे एक बात याद रखो आप, ये जो पेई है ना वो कॉन्ट्रैक्टर रहेंगे, इनको पैसा मिल रहा है ना तो ये क्या करते रहेंगे, घर बना के देते रहेंगे या फिर और कुछ काम करके देते रहेंगे। ओके, नेचर ऑफ पेमेंट क्या रहेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए पेमेंट हो रहा है या फिर सब कॉन्ट्रैक्ट के लिए पेमेंट हो रहा है। तो 194C को आप कैसे याद रखोगे, तो C फॉर कॉन्ट्रैक्ट। ओके, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट और सब कॉन्ट्रैक्ट दोनों कवर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे रेट क्या होगा, तो रेट क्या होगा ये किस पे डिपेंड करेगा मालूम है, ये पेई कौन है। ठीक है, अगर जो ये पेई है ना इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ है, मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर जिसको पैसा मिल रहा है, मतलब पेई जो है, अगर जो इंडिविजुअल है या फिर एचयूएफ है, ठीक है, तो उस केस में जो टीडीएस का रेट रहेगा वो 1% रहेगा। ओके, ऑन द अदर हैंड एनी अदर पर्सन है कॉन्ट्रैक्टर, इन दैट केस जो टीडीएस का रेट रहेगा ना वो 2% रहेगा। ठीक है, मतलब क्या, अगर जो समझ लो कंपनी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि मैं आपका ये काम करके दूंगी, या फॉर्म ने वैसा बोल करके रखा है, तो ये वहाँ पे 2% के रेट से टीडीएस कटेगा। ठीक है, अभी आप ये बात बताओ कि गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा, तो कि इंडिविजुअल है कि एचयूएफ है कि कंपनी है, तो वो मालूम पड़ता है पैन के थ्रू। ठीक है ना, देखो एग्जेम्पशन लिमिट यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये ध्यान देने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एग्जेम्पशन लिमिट की अगर जो मैं बात करूँ, तो अगर जो 30,000 तक का आप पेमेंट करते हो सिंगल, मतलब किसी कॉन्ट्रैक्टर को एक बार 30,000 तक का पेमेंट करते हो, तो उस पर 194C अप्लाई नहीं होता है, टीडीएस नहीं काटना रहता है। ठीक है, और इतना ही नहीं, एक चीज़ और याद रखना, साथ ही साथ ये 30,000 नहीं एक्सीड कर रहा है, ठीक है, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा क्या वो इन एग्रीगेट 1 लाख तक ही है ना। अगर जो इन एग्रीगेट ड्यूरिंग द ईयर जो आपने पेमेंट किया, भले ही 30,000 को एक्सीड नहीं किया, लेकिन इन एग्रीगेट 1 लाख को एक्सीड कर गया, क्या 1 लाख को एक्सीड कर गया, देन इन दैट केस आपको टीडीएस भरना पड़ जाएगा। समझ में आया क्या बात को? ठीक है, अभी देखो स्पेशल पॉइंट में क्या बोला जा रहा है। सबसे पहली बात, नो टीडीएस अगर जो पर्सनल पर्पस का कॉन्ट्रैक्ट है इंडिविजुअल और एचयूएफ का, मतलब देखो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर जो ये इंडिविजुअल और एचयूएफ है और वो पर्सनल पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिए है, ठीक है ना, मतलब कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं पर्सनल पर्पस के लिए। अभी पर्सनल पर्पस क्या हो सकता है, तो इनका पर्सनल पर्पस ये हो सकता है कि इन लोगों को घर बनवाना है या फिर शादी में किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिए, तो वहां पे टीडीएस नहीं लगेगा 194C में। ठीक है ना, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टी के बारे में बात किया गया। दूसरी बात क्या बोला जा रहा है, देखो नो टीडीएस इफ द पेमेंट मेड टू द ट्रांसपोर्टर, अगर जो आप ट्रांसपोर्टर को पेमेंट कर रहे हो, ओके, उसको कॉन्ट्रैक्ट दिए हो कि भाई ये हमारा सामान यहाँ से यहाँ पहुंचा देना, और उसके लिए पेमेंट कर रहे हो, तो वहां पे टीडीएस नहीं कटेगा। आगे देखो क्या बोल रहा है कि अगर जो ट्रांसपोर्टर है ना वो ओन करता है नॉट मोर देन 10 व्हीकल्स एट एनी टाइम इन द प्रीवियस ईयर, ठीक है ना, तो प्रीवियस ईयर में ज्यादा से ज्यादा उसके पास 10 ही व्हीकल्स थे ड्यूरिंग द ईयर। ओके, एंड हु फर्निशेस, और वो डिटेल मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो यहाँ पे ट्रांसपोर्टर है ना वो फर्निश करता है डिक्लेरेशन टू दिस इफेक्ट की, वो ऐसा बोल रहा है कि मेरे पास इतना ही था साहब along with his पेन, और अपना वो पेन भी देता है, तो वहां पे टीडीएस नहीं काटेंगे। मतलब क्या था कि ट्रांसपोर्टर को आप अगर जो पेमेंट कर रहे हो और वो ट्रांसपोर्टर क्या करता है मालूम है, उसके पास ज्यादा से ज्यादा 10 ही ट्रक है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ओके,
और वो आपको डिक्लेरेशन देता है, डिक्लेरेशन फर्निश करता है कि साहब मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा 10 ही ट्रक थे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ओके, और अपना पैन भी देता है, तो उस केस में आपको टीडीएस नहीं काटना है, ओके। 194C में अगला पॉइंट, फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स इंक्लूड, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट और सब कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात किया गया उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा बताइए। तो देखो क्या बोला जा रहा है, एडवर्टीजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट देते हो तो वो भी इंक्लूड होगा, ब्रॉडकास्टिंग वाला भी इंक्लूड होगा, टेलीकास्टिंग वाला भी इंक्लूड होगा। उसके बाद से अगर जो आप कैटरिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, ठीक है ना, आपका जो बिजनेस है वो कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहा है और वहां पे आप कैटरिंग के लिए किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिए तो वो भी यहाँ पे कवर होएगा। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स हो गया, पैसेंजर हो गया, ठीक है, लेकिन अदर देन रेलवे, तो यहाँ पे भी टीडीएस लगेगा। आगे क्या बोला जा रहा है कि जो जॉब वर्क है ना, जॉब वर्क क्या होता है, जॉब वर्क में हमको सामने वाला जो बोलेगा ना उसके हिसाब से हमने को चीज़ें मैन्युफैक्चर करके देना रहता है। और इम्पॉर्टेंट क्या है, जो चीज़ हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसके लिए जो मटेरियल रिक्वायरमेंट है वो सामने वाले ने ही दिया है या फिर सामने वाले का कोई रिलेटेड पार्टी दिया है, तो ही उसको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है, ठीक है। तो समझते हैं, देखो जॉब वर्क किसको बोलेंगे या वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, तो मैन्युफैक्चर सप्लाई प्रोडक्ट एज पर द कस्टमर स्पेसिफिकेशन, तो जो कस्टमर का स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से हम सप्लाई करेंगे प्रोडक्ट को, आउट ऑफ द मटेरियल सप्लाइड बाय द सच कस्टमर और इट्स एसोसिएट, और वो जो मटेरियल रहेगा वो किसके द्वारा सप्लाई किया रहेगा, या तो वो कस्टमर के द्वारा या फिर उसके एसोसिएट के द्वारा, एसोसिएट बोले तो रिलेटेड पार्टी, ओके। अभी देखो जॉब वर्क में, अभी देखो मटेरियल भी सामने वाला देगा, तो अगर जो मटेरियल जो है ना, मटेरियल उसका वैल्यू सेपरेटली दिया रहेगा इनवॉइस में ना, तो टीडीएस काटते समय पे हम क्या करेंगे मालूम है, इनवॉइस वैल्यू में से मटेरियल को एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि मटेरियल थोड़े ना इनकम होगा सामने वाले का, समझे ना बात आप। उसके बाद से अगर जो उसने लेकिन अभी मटेरियल को सेपरेटली दिखाई नहीं, मतलब सियाना बन रहा है, तो गवर्नमेंट तो आपसे सियाना है ना, तो गवर्नमेंट क्या करेगा मालूम है, जो आपका फुल इनवॉइस है ना, फुल इनवॉइस पे टीडीएस काट देगा, ओके। आगे बढ़ते, यहाँ पे ये जो पॉइंट 4 है इसमें क्या बोल रहा है, देखो ये क्लाइंट है एक, वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी को पेमेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए पेमेंट किया जा रहा है यहाँ पे टीडीएस अप्लाई होगा, लेकिन अब ये जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है ये भी तो सामने पेमेंट करेगी, तो ये जो एडवर्टाइजिंग सामने पेमेंट करेगी, देखो किसी टेलीविजन चैनल को पेमेंट करेगी जहाँ पे एडवर्टाइजिंग के लिए बोलेगी, या फिर न्यूज़पेपर वालों को करेगी, तो वहाँ पे 194C में टीडीएस नहीं कटेगा, ओके। अगला पॉइंट, पेमेंट बाय द टीवी चैनल और ब्रॉडकास्टर टू द प्रोडक्शन हाउसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम। देखो ये जो टीवी चैनल वाले होते हैं ना या फिर ब्रॉडकास्टर वाले होते हैं ना जो हमको प्रोग्राम दिखाते हैं, वो खुद ही ना ये चीजें वो प्रोग्राम नहीं बनाते, प्रोग्राम तो कोई प्रोडक्शन हाउसेस बनाती है, जैसे कि वो बालाजी वाले, ठीक है। तो अभी देखो ये जो टीवी चैनल वाले या ब्रॉडकास्टर वाले पेमेंट कर रहे हैं किसी प्रोडक्शन हाउसेस को, तो उस पर टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा ये किस चीज पे निर्भर करता है। तो देखो क्या बोला जा रहा है, इफ द प्रोग्राम एज पर द स्पेसिफिकेशन, तो ये जो टीवी चैनल वाले बोलते हैं कि भाई इस स्पेसिफिकेशन में प्रोग्राम बनाना, इसमें ये कैरेक्टर्स रखना, ठीक है ना, तो इस तरह से होता है कुछ, तो यहाँ पे टीडीएस लगेगा। लेकिन अगर जो ऐसा नहीं होता है, ऑलरेडी प्रोड्यूस प्रोग्राम टेलीविजन चैनल वालों को बेच दिया जाता है, तो उस केस में टीडीएस नहीं लगेगा, ओके। अगला पॉइंट, पेमेंट ऑफ द गैस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बाय द परचेजर ऑफ नेचुरल गैस टू द सेलर ऑफ गैस। क्या होता है मालूम है, यहाँ पे जो गैस हमको प्रोवाइड करते हैं, तो देखो एक तो वो गैस बेचते हैं और वो गैस ला करके भी तो हमको देते हैं, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि देखो हमने ट्रांसपोर्टर को तो ट्रांसपोर्टेशन को तो कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड कर लिया, 194C में आता है वो, तो अभी बात ये आता है कि जब भी हमको जो गैस कंपनी ला करके दे रही है, तो देखो गैस के लिए पैसा ले रही हो तो बात की बात है, लेकिन ट्रांसपोर्ट के लिए भी तो पैसा ले रही है, तो ट्रांसपोर्ट पे 194C अप्लाई होगा क्या, तो गवर्नमेंट बोलती है नहीं अप्लाई होगा, ठीक है। तो देखो वही बोला है, पेमेंट ऑफ गैस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बाय द परचेसर ऑफ नेचुरल गैस टू द सेलर ऑफ द गैस, तो वहां पे टीडीएस नहीं लगेगा, ओके। सर्विस ऑफ इवेंट मैनेजर, जो इवेंट मैनेजर का सर्विस है उस पे कैसा क्या है, देखो तो जो इवेंट मैनेजर का सर्विस है ना, अदर देन स्पोर्ट एक्टिविटी, क्योंकि स्पोर्ट एक्टिविटी को 194J में कवर किया गया है एंड 194E में कवर किया गया है, रेसिडेंट के लिए 194J, नॉन रेसिडेंट के लिए 194E में कवर किया गया है, तो उस सेक्शन में वो कवर होगा। लेकिन अगर जो स्पोर्ट एक्टिविटी को छोड़ करके और कोई इवेंट मैनेजमेंट की सर्विसेज है तो उसका टीडीएस 194C में ही कटेगा, ठीक है।
तो ये हमने सेक्शन 194 को 194C को अच्छे से पढ़ लिया। अब हम क्या करते हैं ना, इस पे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को भी अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ABC लिमिटेड मेक द फॉलोइंग पेमेंट टू मिस्टर एक्स। तो देखो अपने को तो ये देखना पड़ेगा कि जो पेई है, जिसको पेमेंट किया जा रहा है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो इंडिविजुअल HUF है या फिर अदर है। क्यों ऐसा, उसके हिसाब से ही तो हम टैक्स रेट डिसाइड कर पाएंगे ना, TDS का रेट। तो यहां पे देखो ये पेई है, ठीक है ना, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट लिया है। तो यहां पे मिस्टर एक्स जो है वो इंडिविजुअल है, बिकॉज ऑफ दैट जो TDS का रेट रहेगा 194C में वो 1% आ जाएगा। ठीक है, अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर द कॉन्ट्रैक्ट वर्क ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22। ठीक है, तो ABC कंपनी ने मिस्टर एक्स को प्रीवियस ईयर 21-22 में ये पेमेंट किया है। देखते हैं क्या पेमेंट हुआ है। तो 1 मई 2021 को 20,000 का पेमेंट हुआ है। तो देखो क्योंकि ये पेमेंट 30,000 को एक्सीड नहीं कर रहा है तो यहाँ पे TDS नहीं लगेगा, बराबर ना, 194C में। ओके, उसके बाद से 1 अगस्त 2021 को फिर से पेमेंट किया उनको 25,000 को, क्योंकि ये 25,000 30,000 को एक्सीड नहीं कर रहा है तो यहाँ पे भी TDS नहीं लगेगा। और इतना ही नहीं, इन टोटल ये कितना हो रहा है, 45 भी तो हो रहा है, तो 1 लाख को एक्सीड भी नहीं कर रहा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो यहां तक भी TDS नहीं लगेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑन 1 दिसंबर 2021 28,000 का पेमेंट हुआ। तो देखो 28,000 का पेमेंट हुआ, तो अगर तो मैं जोड़ू ये 20,000, 25,000 एंड देन 28,000, तो ये होता है 73,000। तो इन टोटल ये 1 लाख को एक्सीड नहीं किया और ये 28,000 भी 30,000 को एक्सीड नहीं किया, तो यहां पे अब तक तो TDS का इंप्लीकेशन नहीं आया अंडर सेक्शन 194C। आगे बढ़ते हैं। ऑन 1 मार्च 2022 अ पेमेंट ऑफ 30,000 इज ड्यू टू मिस्टर एक्स ऑन द अकाउंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वर्क। ओके, तो ये जो 30,000 है ये भी तो इंक्लूड हो गया। तो देखो पहले 73,000 था और अभी कितना इंक्लूड हो गया, 30,000, तो ये कितना हो गया, 1,30,000 हो गया। भले ही ये 30,000 नहीं एक्सीड किया, ये अमाउंट 30,000 को एक्सीड तो नहीं किया, लेकिन इन टोटल कितना एक्सीड हो गया, तो इन टोटल साहब यहां पे तो अमाउंट एक्सीड कर गया ना 1 लाख को। सो बिकॉज ऑफ दैट अभी TDS लगेगा। अभी बात आता है TDS कौन से अमाउंट पे लगेगा, ये 30,000 पे लगेगा या फिर 1,03,000 पे लगेगा। तो देखो जो TDS है वो 1,03,000 पे लगेगा, ठीक है ना, पूरे अमाउंट पे लगेगा। तो अगर तो मैं 1,03,000 पे 1% निकालूं तो 1,030 रुपया आ रहा है। तो जो 30,000 है उसमें से 30,000 में से पेमेंट कितना किया जाएगा मिस्टर एक्स को ABC लिमिटेड के द्वारा। तो देखो 30,000 में से वो क्या करेंगी, माइनस कर देंगी 1030 को, तो नेट में पेमेंट कितना करेगी, 28,970 का पेमेंट करेगी। ठीक है ना, तो मिस्टर एक्स को, तो ये भी हमारा सम खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या बोल रहा है, सर्टेन कंसेशन आर ग्रांटेड टू द ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर। जो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर है उनको सर्टेन कंसेशन ग्रांट किया गया है इन द कंटेस्ट ऑफ कैश पेमेंट अंडर सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 एंड द डिडक्शन ऑफ द टैक्स एट द सोर्स अंडर सेक्शन 194C एल्यूसिडेट। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो ट्रांसपोर्टर वाले हैं ना, जो ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में, उनको गवर्नमेंट ने कुछ कंसेशन दिया है 2 सेक्शन में। वो सेक्शन कौन कौन से है, 40A सबसेक्शन 3 एंड देन सेक्शन 194 सबसेक्शन 194C। तो देखो ये जो दोनों जो सेक्शन है ना, जिसमें से 40A सबसेक्शन 3 के बारे में बात करो तो ये बिजनेस एंड प्रोफेशन से रिलेशन दिखा रहा है, जिसके बारे में ना मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। कहाँ पे मालूम है आपको, बिजनेस एंड प्रोफेशन के रिवीजन में। तो मैं बोलूंगा कि आप जाओ और एक बार वो भी वीडियो देख लो, बहुत मजा आएगा आपको उसमें। ठीक है, और ये 194C तो हमने यहीं पे कवर किया। तो आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझ लेते हैं। तो देखो 40A सबसेक्शन 3 में क्या बोला गया है ना, कि नॉर्मली एक्सेसिव कैश पेमेंट में क्या बोला गया है कि 10,000 से ज्यादा आप किसी को पेमेंट करते हो सिंगल पर्सन को सिंगल डे में, तो इन दैट केस वो आपको अलाउड नहीं होगा एज अ एक्सपेंस। लेकिन ट्रांसपोर्टर के केस में वो जो पेमेंट है 35,000 तक कर सकते हो आप, तो भी अलाउड होगा। मतलब क्या, अगर तो ट्रांसपोर्टर के केस में 35,000 से ज्यादा आप पेमेंट कर रहे हो ना कैश में या फिर बेरर चेक के थ्रू या क्रॉस चेक के थ्रू, तो उसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ओके, अभी देखो यहां पे ना वो 10 जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है वो लिमिट यहां पे नहीं दिया गया है। ओके, 194C में क्या बोला जाता है कि अगर जो आप ट्रांसपोर्टर को पेमेंट कर रहे हो जिसके पास
10 व्हीकल है ड्यूरिंग द ईयर, और वो क्या बोलता है, वो डिक्लेरेशन देता है कि भाई मेरे पास 10 ही व्हीकल्स थे और अपना पैन नंबर भी देता है, सो इन दैट केस अपना टीडीएस नहीं कटेगा। तो वही ये पूरा यहाँ पे दिया गया है। ओके, एक बार आप पढ़ लेना। अभी सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके लिए सेक्शन 194J, आज का ये हमारा लास्ट सेक्शन होगा। ओके, इसके बाद से हम कल पढ़ेंगे चीजों को, तो इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है ना, ऐसा कि इसको एकदम यादगार बना देते हैं। इस सेक्शन के लिए नोट्स मैंने ना बहुत अच्छे से बना करके रखा है, देखो आपको बहुत मजा आएगा ये पढ़ने में। तो सेक्शन 194J, यहाँ पे सबसे पहले बात करें पेयर कौन होगा, तो पेयर बोल रहा है एनी पर्सन हो सकता है, फिर वही बात इंडिविजुअल और एचयूएफ को नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना, ग्रॉस रिसीट या फिर टर्नओवर वाला जो बात है प्रीवियस ईयर में, तो उनको छोड़ करके एनी पर्सन को यहाँ पे रहेगा। और ये पेमेंट किसके लिए करेंगे मालूम है, डॉक्टर पीटीआरएन, क्या क्या है, डॉक्टर पीटीआरएन, एक बार और, डॉक्टर पीटीआरएन के लिए पेमेंट करेंगे। एनी रेसिडेंट पर्सन को, और रेसिडेंट पर्सन कोई भी रहे, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फॉर्म, एसोसिएशन, पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कोई भी रहे पेई, तो वहां पे टीडीएस कटेगा। ओके, 194J में अभी देखो बात करते हैं कि ये जो पेमेंट फॉर पीटीआरएन है, तो इसमें क्या क्या आता है, ये पीटीआरएन, डॉक्टर पीटीआरएन में क्या क्या आता है, तो देखो डॉक्टर पीटीआरएन में सबसे पहले पी से आता है प्रोफेशनल फीस, टी से आता है टेक्निकल फीस, उसके बाद से आर से आता है रॉयल्टी, एन से आता है नॉन कॉम्पिटेटिव फीस, और डी से आता है, डीआर से आता है डायरेक्टर रेमुनरेशन। तो क्या था, पीटीआरएन, पी से प्रोफेशनल फीस, टी से टेक्निकल फीस, आर से रॉयल्टी, एन से नॉन कॉम्पिटेटिव फीस एंड डीआर से डायरेक्टर रेमुनरेशन। तो ये सभी चीजों का पेमेंट हो रहा है एनी पर्सन के द्वारा। ओके, एनी रेसिडेंट पर्सन को, इन दैट केस 194J में टीडीएस कटेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, रेट के बारे में क्या बोला गया है कि यहाँ पे टीडीएस का रेट क्या होगा, तो देखो क्या बोला जा रहा है। एफआरसी के केस में एफ से एफटीएस, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, देन आर से रॉयल्टी फॉर द सिनेमेग्राफिक फिल्म्स, एंड देन सी से कॉल सेंटर। तो एफआरसी को अगर जो आप पेमेंट कर रहे हो, इन दैट केस 2% टीडीएस का रेट रहेगा। ओके, और इसको छोड़ के अदर केसेस में 10% टीडीएस का रेट रहेगा, ठीक है। तो नॉर्मली 10% रहेगा और एफआरसी के केस में 2% रहेगा। ओके, अभी यहाँ पे एग्जम्पशन लिमिट कैसा है ना, थोड़ा ध्यान देना, ये एग्जम्पशन लिमिट यहाँ पे बहुत हटके है। अभी क्या बोलता है, पीटीआरएन के लिए, जो पीटीआर है ना, प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस, नॉन कॉम्पिटेटिव फीस एंड रॉयल्टी, तो सबके लिए पेमेंट अगर जो सेपरेटली देखा जाएगा 30,000 तक है क्या प्रीवियस ईयर में पर एनम, देन इन दैट केस यहाँ पे 194J में टीडीएस नहीं कटेगा। ओके, लेकिन जैसे ही 30,000 को एक्सीड किया गया, देन इन दैट केस 10% के रेट से पूरे अमाउंट पे टीडीएस लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो 30,000 है वो कैसा देखा जाएगा, सेपरेटली देखा जाएगा, मतलब कि पी के लिए अलग से, टी के लिए अलग से, आर के लिए अलग से, एन के लिए अलग से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डायरेक्टर रेमुनरेशन के केस में कुछ ऐसा लिमिट नहीं है भाई 30,000 वाला। सो बिकॉज ऑफ दैट, अगर जो डायरेक्टर रेमुनरेशन का पेमेंट करते हो आप, और वहां पे भले ही आप 100 रुपया पेमेंट करते हो, तो भी 194J में आपको टीडीएस अप्लाई होगा और भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डॉक्टर पीटीआरएन हो गया अपना, और उस पर अपना एग्जाम्पशन लिमिट हो गया, और यहाँ पे टीडीएस का रेट हो गया। आगे बढ़ते हैं, स्पेशल पॉइंट में देखो क्या बोला जा रहा है। पहली बात कि अगर जो इंडिविजुअल और एचयूएफ है, यहाँ पे इंडिविजुअल और एचयूएफ है, ठीक है, और उन लोग क्या कर रहे हैं मालूम है, पर्सनल पर्पस के लिए पेमेंट कर रहे हैं, तो इन दैट केस यहाँ पे टीडीएस नहीं लगेगा। तो गवर्नमेंट इन लोगों को इतनी आसानी से छोड़ देगी क्या, नहीं, इसके लिए दूसरा सेक्शन है, वो भी देखेंगे हम। ओके, अभी देखो दूसरी बात, इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में जो आरएन वाला है ना, रॉयल्टी एंड द नॉन कॉम्पिटेटिव फीस, तो इस केस में भी टीडीएस नहीं लगता है। ओके, आगे यहाँ पे जैसे मैं बोला ना कि 194J में यहाँ पे जो स्पोर्ट एक्टिविटी भी कवर है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, तो ये जो प्रोफेशनल सर्विस है ना, उसमें ये स्पोर्ट एक्टिविटी भी इंक्लूड होता है, मतलब कि जो स्पोर्ट एक्टिविटी होता है इसको भी प्रोफेशनल माना जाता है। देखिए, तो यहाँ पे रेसिडेंट के लिए यहाँ पे कवर किया जाता है, और नॉन रेसिडेंट के लिए कहाँ पे कवर किया जाएगा, 194E में कवर किया जाएगा। ओके, इंक्लूड, अभी यहाँ पे स्पोर्ट एक्टिविटी में क्या क्या इंक्लूड होगा देखो, तो स्पोर्टमैन, स्पोर्ट पर्सन इंक्लूड होंगे, स्पोर्ट कॉलमिस्ट इंक्लूड होगा, अंपायर इंक्लूड होगा, कमेंटेटर इंक्लूड होगा, उसके बाद से रेफरी इंक्लूड होगा, इवेंट मैनेजर इंक्लूड होगा। ओके, उसके बाद से टीम फिजिशियन इंक्लूड होगा।
ओके, तो ये सभी कौन है, स्पोर्ट एक्टिविटी वाले। मतलब कि अगर जो विराट कोहली को कुछ पैसा मिल रहा है तो उनको जो सामने वाला पैसा दे रहा है ऐसे नहीं दे देगा, 194J में टीडीएस काटेगा उसके बाद देगा। ओके, फोर्थ पॉइंट, पेमेंट मेड बाय द थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर ऑन द बिहाफ ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी टू द हॉस्पिटल, तो वहां पे भी टीडीएस अंडर सेक्शन 194J कटेगा। ओके, अगला पॉइंट, कंसिडरेशन पेड फॉर द एक्विजिशन ऑफ सॉफ्टवेयर कंसिडर एज अ रॉयल्टी। ओके, अगर जो आप कंसिडरेशन पे कर रहे हो सॉफ्टवेयर को अक्वायर करने के लिए, इन दैट केस जो आप कंसिडरेशन पे कर रहे हो ना उसको हम क्या मानेंगे मालूम है कि भाई ये आपका रॉयल्टी है, एंड बिकॉज ऑफ दैट पीटीआरएन में आर में रॉयल्टी आता है, सो इसके वजह से यहाँ पे आपको टीडीएस लग जाएगा। ओके, लेकिन देखो क्या बोला जा रहा है आगे कि फर्दर जब ये ट्रांसफर करते हो ना विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, क्या इंपॉर्टेंट है कि बिना किसी मॉडिफिकेशन के, सो उस केस में टीडीएस नहीं लगेगा। ठीक है, तो मतलब कि फर्स्ट टाइम सॉफ्टवेयर का बाय सेल हो रहा है तो वहां पे टीडीएस लगेगा उसको रॉयल्टी मान करके, लेकिन फिर उसके बाद से सब्सिक्वेंट सेल हो रहा है उसको बिना किसी चेंज किए हुए, देन इन दैट केस टीडीएस नहीं लगेगा। ओके, यहाँ पे देखो जो प्रोफेशनल सर्विस है उसके बारे में बात किया गया है सेक्शन 44A। मतलब क्या, जो प्रोफेशनल सर्विस है ना 44A में कवर है, 44AA में, उसी को यहाँ पे बोला गया है कि वही प्रोफेशनल सर्विस इंक्लूड होगा। देखो ये जो है ना ये भी मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है अपना बिजनेस एंड प्रोफेशन के रिवीजन में। ये बुक्स ऑफ अकाउंट के बारे में बात करता है, जैसे कि यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट आ जाते हैं, सीएस आ जाते हैं, लॉयर्स आ जाते हैं। ठीक है ना, तो ये सभी चीजें एक बार जा करके आप वो वीडियो देखो, अच्छा है बहुत। तो ओके, अभी देखो इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो XYZ लिमिटेड मेक अ पेमेंट ऑफ 28,000 टू मिस्टर गणेश ऑन 2nd of August 2021 टुवर्ड्स द फीस फॉर द प्रोफेशनल सर्विसेज। ओके, तो XYZ लिमिटेड ने गणेश को पेमेंट किया 28,000 का 2nd of August 2021 को। ठीक है ना, प्रोफेशनल सर्विस के लिए। ओके, प्रोफेशनल सर्विस के लिए पेमेंट किया। आगे क्या बोलता है, एंड अनदर पेमेंट ऑफ 25,000 टू हिम ऑन द सेम डेट टुवर्ड्स द फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। सो टेक्निकल सर्विस के लिए पेमेंट किया है एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए पेमेंट किया है। अभी देखो इन टोटल देखूं तो ये 28,000 प्लस 25,000 ये हो रहा है अपना 53,000। लेकिन यहाँ पे पीटीआरएन है ना, तो पीटीआरएन के लिए तो सेपरेट सेपरेट लिमिट देखा जाता है, तो यहाँ पे सेपरेट में तो लिमिट नहीं एक्सीड कर रहा है ना, तो क्योंकि सेपरेट में 30,000 को ये एक्सीड नहीं कर रहा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो यहाँ पे टीडीएस नहीं कटेगा 194J में। ठीक है ना, तो डिस्कस वेदर टीडीएस प्रोविजन अंडर सेक्शन 194J आर अट्रैक्टेड, तो यहाँ पे तो नहीं अट्रैक्ट होगा। ओके, ये देखो ये एक सेक्शन 194C का यहाँ पे क्वेश्चन है, तो इसको भी कर लेते हैं। ये क्या बोलता है, मून टीवी और टेलीविजन चैनल मेक द पेमेंट ऑफ 50 lakhs टू अ प्रोडक्शन हाउसेस। ठीक है, तो ये मून टीवी वाले ने प्रोडक्शन हाउसेस को पेमेंट किया है 50 लाख का, तो ये तो 194C में आएगा। आगे देखो क्या बोला जा रहा है, फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम फॉर टेलीकास्टिंग एज पर द स्पेसिफिकेशन, मतलब इन लोगों ने ये स्पेसिफिकेशन दिया है गिवन बाय द चैनल ने अपना स्पेसिफिकेशन दिया है कि इस तरह के प्रोग्राम रहेंगे। द कॉपीराइट ऑफ द प्रोग्राम इज ऑल्सो ट्रांसफर टू द मून टीवी, और जो कॉपीराइट ऑफ प्रोग्राम है वो क्या किया गया, वो भी ट्रांसफर कर दिया गया है मून टीवी को। ओके, वुड सच पेमेंट बी लाइबल फॉर द टैक्स डिडक्शन एट सोर्स अंडर सेक्शन 194C। हाँ हाँ सब लाइबल होंगे। ठीक है, आगे देखो क्या बोलता है, ऑल्सो एग्जामिन whether the provision of tax deducted at source under section 194C would be attracted if the payment was made by the Moon TV for the acquisition of the telecasting right of the content already produced। तो देखो already produced है तो यहाँ पे तो नहीं आएगा by the production houses, तो पहले वाले केस में आएगा, और क्योंकि दूसरे वाले केस में ऑलरेडी प्रोड्यूस प्रोग्राम बेचा जा रहा है तो वो नहीं आएगा। ओके, तो जो मैं आपके साथ आज डिस्कशन करना चाहता था उतना मैंने कर दिया, तो आज के लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं, और जो हमारे बचे हुए टॉपिक्स है ये टीडीएस में, उसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई रहेंगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।